एक ऐसा नियमित डीमन लॉर्ड जो पूरे 3000 साल तक एक जिद्दी फेरी से अपनी जान बचाकर भागता रहा, और जब थक हार कर वो अर्थ पर लौटा तो सोचा कि अब जिंदगी सुकून से कटेगी। रोजाना फ्राइड राइस बेचना और शांति से जीना, बस यही उसकी जन्नत थी। लेकिन तभी अचानक आसमान से वही क्रेजी वुमन उसके सामने आ गिरती है। बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के इस अनजान दुनिया में अब दोनों आम मॉर्टल बन चुके हैं। लेकिन क्या होगा जब इस नए जहां में दुश्मनी बदल जाएगी एक ऐसी शुरुआत में जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये है लिन फान, जो कभी कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक खौफनाक और नियमित डीमन लॉर्ड हुआ करता था, हे हुआन सेक्ट का लीडर। लेकिन अब वो अर्थ पर एक आम मॉर्टल की तरह रह रहा है, जहां उसका गुजारा रोज शाम को रास्ते पर फ्राइड राइस बेचकर होता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल शांत चल रही थी और उसे लग रहा था कि उसने अपने पुराने दुश्मन से पीछा छुड़वा लिया है। लेकिन लिन फान को अभी तक नहीं पता कि उसके सामने क्या बुरा वक्त आने वाला है। रोज की तरह लिन फान अपना स्टॉल समेट रहा था। उसने खुशी खुशी कहा, ओल्ड डीमन लिन, तुम तो मर गए, लेकिन बॉस, आपका फ्राइड राइस कमाल का है। अपने आप से बात करते हुए वो मुस्कुरा रहा है कि अब हर रोज यहाँ स्टॉल लगाएगा और हर रात 7 बजे तक सारा माल बेचकर फ्री हो जाएगा। वो सोचता है, मैं, हे हुआन सेक्ट का डिग्निफाइड डीमन लॉर्ड, उस क्रेजी वुमन से हजारों साल तक अपनी जान बचाकर भागता रहा। अपनी पूरी कल्टीवेशन खत्म करके आखिरकार अर्थ पर लौटा। अब कोई कल्टीवेशन नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस रोज फ्राइड राइस बेचना। जिंदगी कितनी सुकून भरी है। लेकिन तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं। लिन फान कहता है, डैम, लगता है बारिश होने वाली है। शुक्र है मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। पर अगले ही पल आसमान से कुछ ऐसा गिरता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने खड़ी थी वही क्रेजी वुमन, सू क्विंग यॉन। लिन फान चिल्लाता है, डैम इट सू क्विंग यॉन, तुम क्रेजी वुमन पूरा रास्ता पीछा करते हुए अर्थ तक कैसे आ गई? सू क्विंग यॉन गुस्से में कहती है, डीमन लॉर्ड रुको। लिन फान डर के मारे भागने लगता है। अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो क्या मैं चुप भी नहीं सकता? ये मर्डर मिस्ट्री गेम सच में बहुत थका देने वाला है। लेकिन फिर उसे एक बात समझ आती है। वो रुकता है और सोचता है, अरे मैं तो अब मॉर्टल हूँ, मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, तो पक्का इसके पास भी कोई कल्टीवेशन नहीं होगी। फिर मैं किस बात से डर रहा हूँ? अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तभी अचानक मोहल्ले की कमेटी वाली आंटी जैंग वहां आ धमकती हैं। उनके साथ उनका बेटा जैंग भी था। आंटी जैंग गुस्से में चिल्लाती हैं, हे जैंग, लिन फान, तुम हार्टलेस बास्टर्ड, अभी के अभी नेबरहुड कमेटी के दफ्तर में आओ। लिन फान दंग रह गया। उसने घबराते हुए कहा, आंटी जैंग, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तो अर्थ पर आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। आंटी जैंग ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में कहा, जरा देखो तुमने उस बेचारी लड़की का क्या हाल कर दिया है। लिन फान जब सामने देखता है तो हैरान रह जाता है। सू क्विंग यॉन वहां बिल्कुल बेबस बैठी थी। लिन फान दबे खांसते हुए बड़बड़ाता है, डैम इट फेरी, तुम्हारी वो अलूफनेस, वो घमंड कहाँ गया, क्रेजी वुमन? आंटी जैंग चिल्ला उठती हैं, क्या क्रेजी वुमन? लिटिल लिन, मैंने तुम्हें बचपन से बढ़ते देखा है। शाओ सू कितनी प्यारी और भोली लड़की है, तुम उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? लिन फान गिड़गिड़ाता है, नहीं आंटी जैंग, मेरी बात सुनिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन तभी सू क्विंग यॉन बीच में बोल पड़ती है, रोती हुई आवाज में, इन्होंने मेरा तलवार लेकर पीछा किया था। आंटी जैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम अभी भी भेस कर रहे हो? शाओ सू ने कल रात पूरी रात कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड के नीचे बैठकर काटी है। अगर मैं इसे ना ढूंढती तो ये ठंड से मर जाती। लिन फान ने चिल्लाकर कहा, मैं तो इसे जानता तक नहीं। सू क्विंग यॉन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अगर आप मुझे नहीं जानते तो आपने मेरा नाम लेकर कैसे पुकारा? शाओ सू, मुझे बताओ, क्या लिन फान ने तुम्हें अबैंडन नहीं किया? सू क्विंग यॉन रोने का नाटक करते हुए कहती है, मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूँ, सिर्फ लिन फान को जानती हूँ। लिन फान अपना सिर पकड़ लेता है, ये क्रेजी वुमन ही असली डीमन है, ये बहुत भयानक है। आंटी जैंग कहती हैं, ये बहुत गलत है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना होगा। लिन फान तुरंत डर गया, नहीं नहीं आंटी जैंग, मैं गलत था। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो रातों रात पहाड़ से नीचे आकर मेरा मिक्स डबल्स फाइट शुरू कर देंगे, यानी दोनों मिलकर मुझे पीटेंगे। फाइन, मैं इसे घर ले जाता हूँ और हम आराम से बात करेंगे। लिन फान सू क्यूएन को आंट जांग के झमले से निकालकर किसी तरह अपने घर ले आता है और वहाँ उसे बिठा देता है। सू इस वक्त बिना किसी ताकत के बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। वो गुस्से और बेबसी में लिन फान को देखती है और चिल्ला कर कहती है, मुझे मार दो, अपनी तलवार से मुझे यहीं खत्म कर दो। मुझे इस अनजान दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे लिए अब यहाँ जीने से अच्छा मरना ही सही रहेगा।
लेकिन ये बोलते बोलते ही उसे एकदम से तेज खांसी उठती है। खांसते ही उसकी बची कुची जान भी निकल जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। लिन फान बिना एक पल गवाए तेजी से लपकता है और उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लेता है। उसका पूरा बदन ढीला पड़ चुका था, तो लिन फान उसे उठाकर सीधे अंदर अपने बेडरूम में ले जाता है और बड़े आराम से बेड पर लेटा देता है। लेकिन सबसे पहले उसके गीले कपड़े साफ करना जरूरी था, नहीं तो बुखार और बढ़ जाता। लिन फान बिना किसी गलत सोच के उसके जिस्म से गीले कपड़े हटाने लगता है और साफ कपड़े से उसका बदन पोंछने लगता है। ठीक उसी पल सू क्यूएन हल्के से एक पल के लिए अपनी आंखें खोलती है। वो धुंधली आंखों से लिन फान को अपने बदन को पोंछते हुए देखती है, पर कमजोरी इतनी थी कि वो बिना कुछ बोले दोबारा गहरी नींद में चली जाती है। लिन फान भी उसे साफ करते करते पूरी तरह थक जाता है और वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह जब लिन फान की आंख खुलती है और वो अपना फोन उठाकर टाइम चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, दोपहर होने को आई थी। वो एकदम से परेशान हो जाता है और जैसे ही फोन का नोटिफिकेशन खुलता है उसका दिमाग गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फोन में मोहल्ले के लोगों और दोस्तों के ढेर सारे मैसेजेस आए हुए थे और उन मैसेजेस के साथ लिन फान और सू क्यूएन की फोटो लगी हुई थी, जिसे पूरे मोहल्ले में फैलाया जा रहा था। अपनी फोटो पर अजीबोगरीब बातें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिढ़कर फोन फेंक देता है और कमरे से बाहर आकर अपना बचा कुचा गुस्सा ठंडा करने के लिए बाकी बची नींद पूरी करने हॉल के सोफे पर जाकर लेट जाता है। इधर बेडरूम में सू क्यूएन नींद में कोई सपना देख रही थी। सपने में कोई अजीब सी आवाज उससे बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वो कहाँ है। उसी सवाल के बीच सू अचानक से चौंक कर जाग जाती है। जागते ही उसे कल रात का धुंधला नजारा याद आता है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिससे उसे बेइंतहा गुस्सा आने लगता है। वो एक झटके में अपनी चमकती हुई तलवार निकालती है और गुस्से में पैर पटकती हुई सीधे बाहर की तरफ भागती है। सोफे पर लेटे लिन फान उसे देखता है और उसके नाक से खून बहने लग जाता है। उसी पल वो लपकती है और तलवार की ठंडी धार सीधे उसकी गर्दन पर टिका देती है। लिन फान डर के मारे फ्रीज हो जाता है। जिस्म पर तूने ऐसा वैसा तो कुछ किया नहीं? लिन फान थोड़ा शर्माते हुए और डर से पीछे हटते हुए कहते हैं, अरे बाबा, तुम तो आते ही गर्दन पर तलवार रख देती हो। फेरी, पहले खुद को आईने में देख लो। वो जब देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो लिन फान के एकदम सही ढंग से बस ऊपर के कपड़े हटाए हैं। पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो, चेंज कर लो। सू क्यूएन का चेहरा शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। वो बिना कुछ बोले तुरंत अपनी तलवार पीछे खींचती है, गुस्से में पैर पटकती हुई वापस बेडरूम में जाती है और गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार होकर कमरा खोलकर वापस बाहर आती है। ढीले ढाली लसे लसे से ओवरसाइज्ड टी शर्ट और लूज पैंट पहने खड़ी थी। कपड़े उसके शरीर पर इतने बड़े लग रहे थे जैसे किसी बड़े इंसान का कुर्ता पहन लिया हो। वो हैरत से खड़ी रहती है, अपनी बाहों को समेटकर उन मॉडर्न कपड़ों में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लिन फान हंसता है, तुम पूरे 3000 साल से मेरा पीछा कर रही हो और अर्थ पर आकर भी इतनी क्लमजी हो। सू किंग युआन गुस्से में अपनी चमकती हुई तलवार, लेकिन बिना किसी जादू के वो हाथ घुमाकर उसे अपनी स्पेशियल रिंग के अंदर धीमे से लॉक कर लेती है। सू क्योनियान आसपास देखती है और कहती है, क्या यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में इतनी अजीब है? अगर तुमने अपनी कल्टीवेशन खोई है तो मैंने भी खोई है। जो पहले हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लिन फैन चौंक जाता है। थैंक यू, तुम जैसी क्रेजी वुमन माफी मांग रही है? एक्चुअली हमारे बीच कोई गहरा दुश्मन का रिश्ता नहीं है। ये तो बस इसलिए है क्योंकि मैंने गलती से उस वक्त तुम्हें नहाते हुए देख लिया था। क्या सच में जरूरी थी कि तुम मेरा इस तरह पीछा करो? तुम्हें हजारों साल तक मुझे मारने की कोशिश करने का पछतावा नहीं है क्या? सू क्यूनियान थोड़ा सीरियस होकर कहती है, बिग सिस्टर यानी मैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। इस नए जहान में मेरी मदद कौन करेगा? तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लिन फैन मना करता है, नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। सू क्योनियान धमकी देती है, मैं नहीं जा रही। मैं नीचे जाकर आंट जैंग को बताऊंगी कि तुमने ही ये रिलेशनशिप शुरू किया था और अब मुझे अबैंडन कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? ओल्ड डेमन लिन, तुमने हजारों साल तक डेमोनिक आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। तुम्हारा नेचर बदलना मुश्किल है। अब जब तुमने मेरी ज़ुआन युआन सेक्ट को ज्वाइन किया है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं यहाँ रुकूं और तुम पर नजर रखूं ताकि तुम इस दुनिया को फिर से नुकसान ना पहुंचाओ। लिन फैन हंसता है, फेरी सू, मत भूलो मैं है हुआन सेक्ट में शामिल हुआ था। तुम अभी लड़ सकती हो, लेकिन रुको,
तुम हंस क्यों नहीं हो? सू क्यूनियान मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें उस वक्त है हुआन सेक्ट से क्यों निकाला गया था? वो रूमर यानी अफवाह तुमने नहीं फैलाई थी ना? लिन फैन दंग रह गया। वो न्यूज़ तुमने फैलाई थी? वो सच में तुम्हारे फादर थे? मैं तो बिल्कुल फंस गया था और इल्ज़ाम अपने सर लेने वाला था। मेरी नई इनिशिएटेड जूनियर सिस्टर मेरे साथ कल्टीवेट करने का वेट कर रही थी और मेरी सीनियर सिस्टर तो मुझे पूरी रात डाविस डिस्कशंस में खींचना चाहती थी। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सू क्योनियान कहती है, ओह ऐसा है क्या? मैंने बस देखा कि तुम है हुआन सेक्ट में बहुत मजा कर रहे हो, इसलिए मैंने उस पैराडाइज से तुम्हें निकालने में मदद की। लिन फैन सोचता है, ये क्रेजी वुमन मुझे कल्टीवेट करने के लिए फोर्स कर रही है, ये खुद एक डेविल है। वो कहता है, तो तुमने ताई यी इमॉर्टल सेक्ट को मुझे मारने क्यों नहीं दिया? सू क्योनियान सीधे कहती है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी तलवार से मर सकते हो। तभी लिन फैन का फोन बजता है। आह, मैं तो बर्बाद हो गया। जैंग यी मेरे पेरेंट्स को यहाँ लेकर आया है, तुम अभी भी यहाँ से भाग सकती हो। सू क्योनियान आराम से बैठ जाती है। मैं नहीं जा रही, लेकिन चिंता मत करो, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगी और ना रहूंगी। ये लो कुछ गोल्ड। लिन फैन गोल्ड देखकर कहता है, ओके चलो हिसाब बराबर हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है तो मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ और तुम्हें देखने देता हूँ। सू क्योनियान गुस्से में कहती है, तुम बस एक मॉडल हो, इनसिग्निफिकेंट। लगता है तुम्हें मॉडर्न सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक डिवाइस उठाता है। सू क्योनियान चौंक कर पूछती है, ये क्या है? इसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन क्यों नहीं है? लिन फैन जवाब देता है, ये एक टैबलेट कंप्यूटर है, ये साइंस पर चलता है। सू क्योनियान हैरान रह गई, कितना भयानक मैजिक वेपन है। लिन फैन मजाक उड़ाते हुए कहता है, फेरी सू की रिफाइनिंग के अर्ली स्टेज में आपके जीतने के क्या चांसेस हैं? क्या आप मुझे मार सकती हैं? इस दुनिया में साइंस ही एकमात्र रास्ता है। सू क्योनियान सीरियस होकर कहती है, लिन फैन मुझे बताओ कि साइंस की कल्टीवेशन कैसे की जाती है। पहले मेरे कपड़े पहन लो, बाद में मैं तुम्हें नए खरीदने ले जाऊंगा। इसके पास धरती पर आने के बाद भी स्पेशल मैजिक वेपन यानी जादुई जगह क्यों है? और मैं एक महान इमॉर्टल, एक भिखारी की तरह मेरे सारे जादुई हथियार नष्ट हो गए। ये कितना नाइंसाफी है। थोड़ी देर बाद लिन फैन अपने थैले से लाया हुआ फ्राइड राइस गर्म करके लाता है। खाना है? क्योंकि तुमने आने का किराया दिया है तो मैं तुम्हें एक हिस्सा दूंगा। सू जो अभी भी अपने अहंकार में थी मुंह फेर लेती है। मैं एक महान सोर्ड इमॉर्टल पिछले हजारों सालों से अनाज छोड़ चुकी हूँ। मैं इन आम इंसानी चीजों का लालच कैसे कर सकती हूँ? लेकिन उसके पेट से आती आवाज उसका साथ नहीं देती। आखिरकार भूख के आगे मजबूर होकर वो एक निवाला खाती है और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। बुरा नहीं है, काफी स्वादिष्ट है। वो बोलती है, वो तो होना ही था। मैं सुप्रीम एल्केमिस्ट, महान रासायनिक, जो खाना बनाऊंगा वो खराब कैसे हो सकता है? लिन फैन गर्व से कहता है। खाते खाते सू थोड़ी गंभीर हो जाती है। लिन फैन, मुझे इस दुनिया में ढलने के लिए क्या करना होगा? जब मैं इस दुनिया में अमर होने का अभ्यास नहीं कर सकती तो मैं साइंस के महान रास्ते का अभ्यास कैसे कर सकती हूँ? लिन एक छोटा सा कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है। अगर तुम साइंस का अभ्यास करना चाहती हो तो इस चीज के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। इसे आईडी कार्ड कहते हैं। इसके बिना तुम यहाँ एक गैर कानूनी नागरिक हो, एक आवारा हो। सू उस कार्ड में फोटो देखती है। ये तुम हो अंदर? तुम कितने बदसूरत लग रहे हो, और थोड़े मोटे भी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। लिन चिढ़ते हुए कहता है, अगर सरकार को पता चला कि तुम एक आवारा हो तो क्या होगा पता है? वो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और अगर तुम सू जियानसेन उनसे लड़ने की कोशिश करोगी तो सरकार तुमसे निपटने के लिए साइंस का इस्तेमाल करेगी। याद है मैंने तुम्हें जो बंदूकें और तोपें दिखाई थीं? एक धमाका और तुम्हारी आज़ादी हमेशा के लिए खत्म। तो अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहती और यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सू उसकी आंखों में देखती है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी राक्षसी फितरत बदलना मुश्किल है। इस दुनिया की शांति के लिए मुझे तुम्हारे पास ही रहना होगा और तुम पर कड़ी नजर रखनी होगी। तुम मुझे बिल्कुल छोड़कर नहीं जाओगे। लिन मुस्कुराता है। पागल बूढ़ी औरत, तुम्हारे बहाने सच में सच्चाई और धर्म से भरे होते हैं। सच कहूँ तो इतने सालों तक लड़ने के बाद ये पहली बार है जब हम इतने आराम से बात कर रहे हैं। पहले हमेशा मैं तुम्हारे पीछे भागता था और तुम भागती थी। तुम्हारे नेक सेक्ट्स यानी संगठन ने हमेशा मुझे बुरा भला कहा। मैंने तो सिर्फ तुमसे बचने के लिए डार्क आर्ट्स यानी काली शक्तियों का अभ्यास किया था। मैंने आज तक जो सबसे गलत काम किया वो शायद किसी परी को नहाते हुए चुपके से देखना था। उस बात को दोबारा मत उठाना। सू गुस्से से तमतमा जाती है। मन ही मन सू सोचती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में ये पुराना राक्षस लिन पहले से काफी ज्यादा ठीक और देखने लायक लगता है। साइंस का एक और चमत्कार। लिन अचानक उठता है। पर्दे खोलो और सफाई शुरू करो। स्टार्ट ऑटोमेटिक क्लीनिंग। जमीन पर रखा हुआ एक छोटा सा गोल रोबोट अचानक चलने लगता है और झाड़ू पोछा लगाने लगता है। सू घबराकर पीछे कूदती है। ये किस तरह का जादू है? तुमने तो कहा था यहाँ शक्तियाँ काम नहीं करती। ये जादू नहीं है, ये साइंस है, लिन हंसते हुए बोला।
साइंस का महान रास्ता सच में खौफनाक है, मुझे इसका अभ्यास करना ही होगा। ओए, अपनी साइंस यहाँ दिखाना बंद करो, तैयार हो जाओ, मेरे माँ बाप आने वाले हैं, लिन ने चेतावनी दी। क्या वो बहुत गुस्से वाले हैं? सू थोड़ी घबराती है। इतने भी नहीं, पर सोचो, एक लड़का और लड़की अकेले कमरे में, और मैं अचानक एक लड़की को घर ले आऊं, और उससे भी बुरी बात, मोहल्ले की समिति के पास लाउड स्पीकर है और उन्हें पहले से सब पता है। पूरा मोहल्ला शायद अभी हमारे बारे में ही बात कर रहा है। वो तुम्हें अपनी बहू की तरह ट्रीट करेंगे, लिन उसकी आंखों में देखते हुए समझाता है। एक आदमी के माँ बाप जब अपने बेटे को किसी लड़की के साथ देखते हैं तो लड़की का घर आना अपने आप ही उसे उसका दाविस्ट पार्टनर बना देता है। और ऊपर से आंटी जांग ने तुम्हें एक बेचारी लड़की की तरह पेश किया जिसे मैंने फंसाया और धोखा दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये कपड़े ठीक हैं? क्या मुझे अपने बाल ठीक करने चाहिए? क्या बालों को ऐसे खुला छोड़ना बहुत गंवार लगेगा? सू घबराहट में सवाल पे सवाल करती है। लिन उसकी इस बेचैनी को देखकर थोड़ा हैरान था। रुको, ये सबकी उम्मीद क्यों कर रही है? ये ठीक नहीं है। पागल औरत, मैं सिर्फ तुम्हारी दुनिया में पूरी तरह से ढलना चाहती हूँ, एक आम इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? सू भोली सूरत बनाते हुए कहती है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मेरी माँ तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें वो कोल्ड चेहरा नहीं रखना होगा, तुम्हें हल्का सा मुस्कुराना होगा, अपनी पलकें झुकानी होंगी और थोड़ी ओबीडियंट और स्वीट दिखना होगा। लिन ने उसको डायरेक्ट किया। वो वैसा ही करती है। वो पलकें झुकाकर एक ऐसी भोली और प्यारी मुस्कान देती है कि लिन वहीं पिघल जाता है। डैम, इसको कौन रेजिस्ट कर सकता है? ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। लिन अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश करता है। क्या देख रहे हो? सू वापस अपने घमंडी रूप में आते हुए कहती है। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इस रूप को बनाए रखना, मेरी माँ को पक्का पसंद आएगा। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, बाद में अपनी असलियत मत बताना। कल्टीवेशन की दुनिया का वो लड़ाई झगड़ा मेरे दिल में ही दफन है, समझी? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ओह, मॉम और डैड, आप लोग सच में आ गए? जल्दी जल्दी सामान मुझे दो। लिन दरवाजा खोलते ही मुस्कुराता है। लेकिन तभी सू क्विंगयुआन बिना डर के आगे बढ़ती है और उन्हें देखकर एकदम अजीब तरीके से ग्रीटिंग करती है। वो बिना सोचे समझे सीधे उन्हें पुकारते हुए कहती है, मम्मी और पापा, आप दोनों आ गए। सू के मुंह से अचानक मॉम और डैड सुनकर सू क्विंगयुआन के मुंह से ये धांसू ग्रीटिंग सुनते ही और उसे इस तरह बेहाल देखकर लिन फान की माँ का दिमाग एकदम गुस्से से घूम जाता है और वो सीधे लिन फान पर टूट पड़ती है। ओ नहीं, लिन फान, तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो। उसकी माँ उसे जोर जोर से पीटने लगती है। आउच मॉम, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा था। तुम एक घटिया इंसान बनना चाहते हो ना? श्याओ सू को परेशान करना, ऐसी खूबसूरत बच्ची को बाहर बारिश में भीगने देना, तुम पिटते लायक ही हो। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं पीट सकती थी तो मैंने तुम्हें बहुत पहले केन से पीटा होता। तुम छोटे शैतान, तुमने इतनी परी जैसी बच्ची को फंसा लिया, हमारे पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। मॉम, मेरी सफाई सुनिए, ये वो नहीं है जो जांग यी ने कहा, ये सब एक गलत फहमी है। तुमने पहले ही हमें मॉम और डैड बोल दिया है, अब क्या गलतफहमी हो सकती है? पूरा मोहल्ला जानता है। तुम अभी भी बहस करना चाहते हो? तुम्हें मार खाने की खुजली हो रही है ना? आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी, तुम पत्थर दिल इंसान। उसकी माँ बिना लुके उसे पीट रही थी। दूसरी तरफ सू क्विंगयुआन ये नज़ारा देखकर दंग थी। महान डीमन लॉर्ड इस तरह से पूरी तरह से कुचला जा रहा है। क्या यही इस दुनिया का सबसे खौफनाक ब्लड लाइन सेपरेशन है? एक वक्त का निडर और बेदर्द डीमन लॉर्ड आज इस दुनिया के एक आम इंसान के हाथों में पूरी तरह से काबू में है। क्या एक आम परिवार ऐसा होता है? कितना दिलचस्प है। सू की हंसी छूट जाती है। लिन फान जो जमीन पर गिरा हुआ था, सू को हंसते हुए देखकर अंदर ही अंदर झल भुन जाता है। डैम इट, इस पागल औरत ने हंस दिया। मेरे डीमन लॉर्ड की इज्जत की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गईं। मॉम, श्याओ सू भी देख रही है, कम से कम मेरी थोड़ी इज्जत तो रखो और छोड़ दो। लिन हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाता है। उसकी माँ अचानक गुस्से वाले मोड से निकलकर बेहद मीठी आवाज में सू की तरफ घूमती है। ओ माय गॉड, ये बच्ची कितनी खूबसूरत और प्यारी है। इस शैतान को इतनी परी जैसी सुंदर लड़की कहाँ से मिली? ओ श्याओ सू, मैंने सुना तुम कल बारिश में भीग गई थी, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? बुखार तो नहीं है? सू पूरी तरह से एक आदर्श बहू का रूप धारण करते हुए अहमियत के साथ कहती है, शुक्रिया आंटी आपकी फिक्र के लिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। माँ ने चैन की सांस ली, पर अगले पल उनकी आवाज़ सख्त हो गई। श्याओ सू, आंटी को सच बताओ, क्या उस बदमाश लिनसान ने तुम्हें परेशान किया? उसने तुम्हें कैसे परेशान किया? खुलकर बताओ और मैं आज इसकी खाल उधेड़ दूंगी। लिनफान घबराकर सू को इशारों से चुप रहने के लिए कहता है। माँ की नज़र उस पर पड़ती है। लिनफान, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों घूम रहे हो?
नहीं कुछ नहीं, मेरी आंख में मिट्टी चली गई, उसने झूठ बोला। माँ खुश होकर कहती है, देखो देखो मेरी बच्ची कितनी सेंसिबल और समझदार है, और एक ये नालायक है। तभी पीछे खड़े पापा हाथ में सामान लिए थक कर बैठते हैं और कहते हैं, चलो जो भी हो, एक्सप्लेनेशन सुनने में थोड़ी फोर्स लग रही है, पर पहले बैठो और हमें थोड़ा पानी पिलाओ। सू क्यू युआन पानी का नाम सुनते ही खड़ा तो हो जाती है, पर सामने रखे वाटर डिस्पेंसर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि इस प्लास्टिक के डिब्बे से पानी कैसे निकालते हैं। वो ब्लैंक होकर खड़ी रह जाती है। लिन फान तुरंत डरते डरते आगे बढ़ता है, उसे पीछे धकेलता है और पानी निकालते हुए धीरे से उसके कान में बड़बड़ाता है, चुपचाप बैठो दादी अम्मा, तुम्हें तो अभी तक पानी डिस्पेंसर चलाना भी नहीं आता, पकड़ी जाओगी। पानी पीने के बाद माँ ने सीधे सू की आंखों में देखा और तीखे सवाल ढागे। शाओ सू, तुम यहाँ लिन फान से मिलने क्यों आई हो? तुम चाहती हो कि वो तुम्हें अपने पास रखे, तो क्या तुम दोनों एक साथ रहने वाले हो? इससे पहले कि सू कुछ सोच पाती, डैड ने भी सवाल जोड़ दिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दोस्त हो? क्या आम दोस्तों को यही करना चाहिए? माँ थोड़ी और गंभीर हो गई। शाओ सू, तुम्हारे परिवार का क्या उन्हें पता है कि तुम लिन फान के साथ रह रही हो? ये सवाल सू के दिल पर किसी तीर की तरह लगा। 1000 साल का अकेलापन उसकी आंखों में झलकने लगा। उसने धीमी और उदास आवाज में जवाब दिया, मेरा यहाँ कोई परिवार नहीं है। सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि मेरा पहले भी कभी कोई परिवार नहीं था। जब उसने ये बात कही तो उसके अंदर का घमंडी रूप पूरी तरह शांत था। उसने लिन के माँ बाप को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं सेलेस्टियल वनरेबल यानी महान परी भी होती, तब भी मैं अकेली ही रहती। उसके माँ बाप को उसकी इस तरह से रक्षा करते देख ये सच में काफी ईर्ष्या के काबिल है। सू के इन शब्दों ने लिन की माँ के दिल को पूरी तरह पिघला दिया। ओह बेचारी बच्ची, कोई परिवार नहीं। माँ की आवाज में अब गुस्से की जगह एक माँ की ममता थी। तो ये बेघर है और इसीलिए इस बदमाश पर निर्भर होने आई है। और फिर माँ का गुस्सा वापस लिन फान पर घुमा। लिन फान, अभी यहाँ आओ और तुरंत शाओ सू से माफी मांगो। मॉम, मुझे माफ कर दो, ये ठीक है। हाथ जोड़कर लिन खड़ा हो गया, पर सू जो अब सिचुएशन समझ चुकी थी, जल्दी से बोली, आंटी मेरी भी गलती है, मैंने समय पर ठीक से बात नहीं की, इसे मत डांटिए। माँ ने सीधे पुलिस इंस्पेक्टर वाले अंदाज में कहा, कबूल करो और तुम्हारे साथ नरमी बढ़ती जाएगी। माँ बाप की गुस्से भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी, तुम साफ तौर पर सिर्फ उसके जिस्म के पीछे हो। तुम लोग साथ रह रहे हो और अभी भी निर्दोष होने का नाटक कर रहे हो। लिन अंदर ही अंदर रो रहा था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, पर क्या मैं इन्हें बता सकता हूँ कि ये कोई बेचारी लड़की नहीं, बल्कि एक सेलेस्टियल बीइंग है जो मेरा शिकार करने आई है। अगर मैंने सच बोला तो ये सब मुझे पागल समझेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। तभी डैड, जो अब तक चुप थे, उन्होंने सू की आंख से सीधा सवाल किया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शाओ सू, क्या तुम सच में हमारे घर पे रहने वाली हो? सू ने बड़ी शांति और मासूमियत से जवाब दिया, ये सिर्फ अभी के लिए टेम्पररी रहना है, इससे ज्यादा पेचीदा कुछ नहीं है। आपको मेरे चरित्र पर भरोसा करना होगा। पर माँ इन भोली बातों में आने वाली कहाँ थी। उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे ये बकवास मत सुनाओ, तुम दोनों एक दूसरे को मॉम और डैड बुलवा रहे हो और अभी भी कहते हो कि निर्दोष हो। ठीक है, नाटक करना बंद करो, ये सिर्फ एक साथ रहना है, हम पुराने ख्यालात के ओल्ड फैशन नहीं है। माँ ने लिन की तरफ घुरकर एक ऐसी सलाह दी जिसने उसके होश उड़ा दिए। तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, कैसे सेफ्टी मेजर्स, हम बच्चे नहीं हैं। अब जब तुम अडल्ट हो तो डरने की क्या बात है, माँ ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं तो बस जल्दी अपना पोता खिलाने की उम्मीद कर रही हूँ। शाओ सू के जीन से पैदा हुआ बच्चा पक्का बहुत खूबसूरत होगा। लिन अपना सर पकड़ कर रह गया, मॉम आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। माँ अचानक रुकी और बोली, रुको, मुझे अभी कुछ याद आया, वांग लुलू का क्या? वांग लुलू कौन है? लिन ने पूछा, क्योंकि वो सोरत को कब का भूल चुका था। माँ ने उसे डांटा, ओह कोई शक नहीं, लोग तुम्हें एक स्कमबैग, धोखेबाज कहते हैं। बकवास, तुम्हारी बचपन की दोस्त वांग लुलू जब से छोटी थी तब से तुम्हारा पीछा कर रही है, तुमसे शादी करना चाहती है। फिर माँ ने लिन के कान के पास आकर एक ऐसी मास्टर प्लान वाली बात कही जिसने एक डीमन लॉर्ड का भी दिमाग हिला दिया। बेटा, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ये सू एक परी जैसी सुंदर है। मुझे डर है कि तुम इसको अपने पास नहीं रख पाओगे, इसलिए तुम्हें एक वक्त में 2 काम करने पड़ेंगे। तुम लुलू से कांटेक्ट में रहो और लुलू को एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखो। डैड ये सुनते ही भड़क गए, क्या तुम अपने बेटे को एक धोखेबाज बनने के लिए उकसा रही हो? माँ ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, तुम्हें क्या पता, मैं रिस्क कंट्रोल कर रही हूँ। बाई चांस अगर ये परी उड़ गई तो हमारा परिवार बिना वंश के नहीं रहेगा। लिन का दिमाग चकरा गया,
हे भगवान, आप जैसे शक्तिशाली डीमन लॉर्ड को मछली पालना मतलब लड़कियों को लीड करना सिखाकर सीकिंग बनाना चाहती हैं। इस माँ का नजरिया तो डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा हेवन डिफाइंग है। कमरे के अंदर की खुफिया बातें खत्म करने के बाद जब पेरेंट्स बाहर आए तो लिन की माँ ने सू किंग युआन के पास आकर प्यार से कहा, ओ शाओसू, माफ करना तुम्हें इंतजार करवाया। अगर लिन तुम्हें परेशान करे तो फौरन मुझे बताना। चलो पहले हम एक दूसरे को फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं। सू किंग योन जो इस मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अनजान थी, मासूमियत से बोली, आंटी ये एडिंग फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? लिन फान की सांसें अटक गई। एक फेरी को फोन के बारे में क्या ही पता होगा। बात बिगड़ने से पहले उसने फौरन झूठ बोला, ओ मॉम, इसका फोन टूट गया है और अभी ठीक नहीं हुआ है। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। अब आप लोग जाइए। लेकिन जाने से पहले लिन के पिता ने ताना मारना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद सड़क पर फ्राइड राइस बेच रहा है, बेशर्म। तुम्हारा ये घटिया स्टॉल कितना कमा लेगा? क्या ये एक लड़की को पाल सकता है? लिन फान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डैड चिंता मत कीजिए, मेरे फ्राइड राइस के स्टॉल ने 1 महीने से भी कम वक्त में इतना कमा लिया है, 30,000 से ज्यादा। उसके पिता की आंखें हैरत से फट गईं। 3,000 से क्या होता है? क्या 30,000 से ज्यादा? क्या तेरा चावल सोने का बना है? उन्होंने चौंक कर पूछा। आखिरकार पैसा आते देख पिता का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब तक तुम पैसे कमा सकते हो ठीक है। और वो दोनों वहां से चले गए। पेरेंट्स के जाते ही सू किंग युआन ने लिन फान की तरफ घूर कर देखा। लिन लाओमो, वो रोशनी वाला जादुई यंत्र यानी कि मैजिकल आर्टिफैक्ट क्या था और ये एडिंग फ्रेंड्स का क्या चक्कर था? उसने पूछा। उसे सेल फोन कहते हैं। ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो दूर तक आवाज भेज सकता है, उसने समझाया। सू किंग युआन की आंखों में चमक आ गई। मुझे ये मैजिकल आर्टिफैक्ट बेच दो, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी। उसने अपना बचा हुआ सोना उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिन फान, एक सच्चा बिजनेसमैन, खुशी से झूम उठा। डील। उसने सोना ले लिया और उसे फोन चलाना सिखाया। देखो, यहाँ दबाकर बोलो और छोड़ने पर आवाज चली जाएगी। सू किंग युआन के पहला वॉइस नोट भेजा, ओल्ड डीमन लिन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगले ही पल उसके फोन की बैटरी लो हो गई। लिन फान ने उसे समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल उनकी दुनिया के स्पिरिचुअल स्टोन्स की तरह है, एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा चार्ज करना पड़ता है। सू किंग युआन बड़ी हैरानी से इस साइंस को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक पूफ, सू किंग युआन के कपड़ों का इल्यूजन यानी जादू टूट गया। उसके शानदार फेरी वाले कपड़े गायब होने लगे। ये कैसे हो सकता है? कल रात से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 1/3 कम हो चुकी है। वो घबरा गई। जब उसने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की कोशिश की तो उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। अर्थ पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। लिन फान ने उसे चेतावनी दी, फेरी सू, जाग जाओ, ये अर्थ है, यहाँ कल्टीवेशन बिल्कुल नामुमकिन है। उसने सलाह दी कि वो अपनी बची हुई शक्ति को बचा कर रखे ताकि बाद में अपने स्पेशल आर्टिफैक्ट यानी जादुई रिंग को खोल सके, वरना वो एक बेबस आम इंसान बन जाएगी। फेरी, मुझे लगता है कि तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वही तुम्हारी ऊर्जा को भी धीरे धीरे एनर्जी ले रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन्हें बदल लो। शायद दूसरे कपड़े पहनने से तुम्हारी शक्ति पर इतना असर न पड़े। रुको, कपड़ों की बात से मुझे कुछ याद आया। मेरे पास एक जोड़ी लड़कियों के कपड़े हैं। मैंने अपने लिए कपड़े ऑर्डर किए थे लेकिन गलती से लड़कियों वाले आ गए थे। मैं उन्हें वापस करने ही वाला था लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। चलो, शायद आज वही तुम्हारे काम आ जाए। एक बार पहन कर देखो, फिट आते हैं या नहीं। इन हालातों में तुम मेरे ये कपड़े पहन लो। तुम मुझसे एक बित्ता छोटी हो तो ये पैंट्स तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगी। उसने अपने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सू किंग युआन कपड़े बदल कर आई। वो कपड़े उस पर थोड़े अलग लग रहे थे पर खूबसूरती ऐसी थी कि लिन फैन देखता ही रह गया। बुरा नहीं है, बिल्कुल फिट है, लिन फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। खूबसूरत लोग तो जूते की बोरी में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन कपड़े थोड़े खुले थे और सू किंग युआन ने खुद भी नोटिस किया, ये तो काफी खुले, स्पेशियस हैं। लिन फैन की नजरें गलती से उसके जिस्म पर अटक गई। सू किंग युआन ने फौरन उसे घूरते हुए पकड़ लिया। है डीमन, कहाँ देख रहे हो तुम? उसने गुस्से से पूछा। लिन फैन फौरन पीछे हटा, आसमान की तरफ देखने का नाटक करते हुए बोला, मैं कहाँ देख रहा हूँ? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आज मौसम कितना अच्छा है ना। सू किंग युआन ने ताना मारा। अब समझ आया कि है हुआन सेक्ट के लीडर होने की अफवाहें सच ही थीं। तुम बिल्कुल वही बेशर्म इंसान हो। लिन फैन ने खुद को डिफेंड किया। कौन फैला रहा है ये अफवाहें? मैं एक प्योर और महान डीमन लॉर्ड हूँ, ओके? ये मुझ पर इल्जाम है। मॉडर्न दुनिया के कपड़ों को बेशर्म मानते हुए सू किंग युआन ने सीने पर बांधने के लिए एक कपड़ा मांगा।
लिन फैन ने थक कर उसे एक कपड़ा दिया जिसे उसने बांध लिया, जिससे उसका विजुअल अपील थोड़ा कम हो गया। अगर दोबारा मेरी तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। लिन फैन फौरन पीछे हटा और उसे शांत करते हुए बोला, नहीं नहीं, बैठ जाओ और इसकी आदत डाल लो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें बाहर दुनिया दिखाने ले जाऊंगा। उसने आगे समझाया, मैंने तुम्हारे पैसे यानी सोना लिए हैं और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें यहाँ खाना, रहने की जगह और इस दुनिया में ढलने की जगह मिलेगी। लेकिन सूक विंग यान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोफे पर बैठी और अचानक उसने एक ऐसा सवाल दागा जिसने लिन फान के होश उड़ा दिए। वांग लुल्लू कौन है? लिन फान के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ओह नो, लिन फान ने मन ही मन में घबराते हुए सोचा, ये औरत एक सेलेस्टियल वनरेबल है। भले ही इसकी जादुई शक्तियां बहुत कम हो चुकी हैं, पर दूसरों की बातें चुपके से सुनना यानी ईव्सड्रॉपिंग इसके लिए अभी भी बच्चों का खेल है। इसे वांग लुल्लू के बारे में भी पता चल गया। लिन फान को तुरंत याद आया कि उसकी माँ ने कमरे में उसे क्या सलाह दी थी। क्या इससे मेरी माँ का वो प्लान एक्सपोज नहीं हो गया जिसमें वो एक फेरी को बहू बनाने और एक बैकअप प्लान रखने की बात कर रही थी? मिस जाओ, आपने सच में अपने बेटे को फंसा दिया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसने बौखला कर सोचा। बात को संभालने के लिए लिन फान ने अपना बचाव किया और ताना मारा, ये मेरा किया धरा नहीं है, और वैसे भी दूसरों की बातें चुपके से सुनना जैसी घटिया हरकतें एक राइटियस फेरी को शोभा नहीं देती। सू क्विंग यान अपनी चोरी पकड़े जाने पर थोड़ी हिचकिचाई, पर उसने खुद को डिफेंड किया। मैं तो बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या तुम लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो? पर आंटी, बात मत घुमाओ। सू क्विंग यान ने उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा, आखिर ये वांग लुल्लू है कौन? लिन फान ने लंबी सांस ली और सच बता दिया, वांग लुल्लू मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट क्या होता है? सू क्विंग यान ने थोड़ी उलझन में पूछा, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन दुनिया में ऐसे शब्द नहीं होते थे। ये एक लड़का और लड़की होते हैं जो बचपन से साथ बड़े होते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, समझी? लिन फान ने समझाया। ये सुनते ही सू क्विंग यान की आवाज में एक हल्की सी जलन आ गई। ओह, तो तुम उसे बहुत मिस करते हो? क्यों तुम? लिन फान ने उसकी जलन को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। तुम जैसी एक महान और डिग्निफाइड इमॉर्टल इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? सू क्विंग यान ने फौरन बहाना बनाया, हजारों साल बीत चुके हैं, मैं लगभग भूल चुकी हूँ कि वो यानी लिन फान कैसा लगता था या कैसे बदल गया है। क्या मैं ऐसे ही कैजुअली नहीं पूछ सकती? लिन फान अब पूरे मजे लेने के मूड में था। उसने सू क्विंग यान के करीब झुकते हुए छेड़ा, हे फेरी, तुम मेरी माँ की बातें चुपके से सुन रही थी और अब मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के पीछे पड़ गई हो। क्या तुम जेलस हो रही हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई स्पेशल इंटेंशन है? ये सुनते ही सू क्विंग यान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। रिडिकुलस यानी बकवास, मेरा तुम्हारे लिए क्या इंटेंशन होगा? बल्कि तुम एक डेमन हो जिसने हमेशा मेरे बारे में गंदे यानी विकेट ख्याल रखे हैं। लिन फान हंस पड़ा। उसे सू क्विंग यान का ये रूप देखकर बहुत मजा आ रहा था। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। बिल्कुल सही, यही वाइब है। अभी भी तुम्हारा वही घमंडी अलूफ फेरी वाला रूप, उसने ताना मारा। लेकिन अंदर ही अंदर लिन फान का शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने सू क्विंग यान की जादुई रिंग की तरफ देखा और मन में खुफिया प्लान बनाया। इस औरत के स्पेशल आर्टिफैक्ट्स में जरूर बहुत सारे खजाने छिपे होंगे। एक बार ये मॉडर्न सोसाइटी में ढल जाए तो मुझे किसी तरह इसके सारे खजाने हड़पने का तरीका ढूंढना होगा। लिन फान आराम से बैठा सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। सू क्विंग युआन उसके ठीक बगल में थी। उसकी नज़र लिन फान के फोन पर पड़ी। इस ओल्ड डीमन की ये शैतानी मुस्कान जरूर मेरे खिलाफ कोई चाल है, उसने मन ही मन सोचा। बिना कुछ सोचे उसने लिन फान का फोन उठा लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोन में एक वीडियो चल रहा था जिसमें लड़कियां छोटे छोटे स्विम सूट यानी बिकिनी पहने हुए थीं। घबराहट, शर्म और गुस्से के मारे सू क्विंग युआन ने एक झटके में वो फोन डरकर फेंक दिया। लिन लामो, तुम बेशर्म ओल्ड डीमन, वो बौखलाकर जोर से चिल्लाई। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी और उसके मुंह से बुरा भला निकलने लगा। मुझे नहीं पता था इस दुनिया की औरतें इतनी बेशर्म हो सकती हैं। तुम्हारे दिमाग में कितनी बेकार चीजें भरी हैं। तुमने जरूर उस हे हुआन सेक्ट में अपना दिमाग खराब कर लिया होगा। अपने गुस्से को थोड़ा दबाते हुए वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी।
वो हे हुआन सेक्ट सच में खौफनाक है। अगर हम इस दुनिया में ना आए होते तो मैं इसे एक ही तलवार के वार से मार देती। पर फिर उसने खुद को याद दिलाया, नहीं, एक राइटियस फेरी यानी पवित्र फेरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके इन गंदे ख्यालों को ठीक करूं और उसे और गिरने यानी डीजनरेट ना होने दूं। सू क्विंग युआन का ये रूप देखकर लिन फान फौरन आगे आया और बात को संभालने की कोशिश की। बिग सिस्टर, शांत हो जाओ, लिन फान ने नरमी से कहा। इस जमाने में बीच पर जाने के लिए ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल गंदे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे बदल देता हूँ। चलो बिल्लियाँ देखते हैं, ठीक है? सू क्विंग युआन अभी भी हैरानी और शर्म से भरी हुई थी। क्या यहाँ के सभी लोग सच में इतने बेशर्म हैं? उसने पूछा। लिन फान ने मुस्कुराते हुए समझाया, इसे स्विमसूट कहते हैं। ये खासकर तैरने के लिए होता है। थोड़ी देर में जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो तुम समझ जाओगी। फिर लिन फान का वही हे हुआन सेक्ट वाला शैतानी दिमाग चला और उसने छेड़ते हुए पूछा, क्योंकि अब तुम इसे नॉर्मल समझने लगी हो तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम मेरे लिए ये पहन कर दिखाओ? फुश, बिल्कुल नहीं, तुम बेशरम स्काउंड्रल। सू क्विंग युआन ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। लिन फान हंस पड़ा। ओह, कितने दुख की बात है, पर ठीक है, कल का दिन हमेशा होता है। माहौल को हल्का करने के लिए लिन फान ने तय किया कि अब वक्त आ गया है उसे बाहर की असली दुनिया दिखाने का। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी आंखों से ये असली दुनिया देखने दूंगा। जब सू क्विंग युआन ने बताया कि वो भी उसके फ्राइड राइस स्टॉल पर काम करके पैसे कमाना चाहती है तो लिन फान हंस पड़ा। इमॉर्टल विनरेबल और डीमन विनरेबल एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। कल मैं तुम्हें फ्राइड राइस की दुनिया पर राज करने ले चलूंगा, ये डील है। वो दोनों एक मॉल में पहुंचे। वहां एस्केलेटर देखकर सू क्विंग युआन दंग रह गई। अरे, ये सीढ़ियां बिना किसी के चलाए अपने आप घूम रही हैं। ये साइंस का महान रास्ता है। बिल्कुल सही, इसे एलिवेटर कहते हैं। चलो। भीड़ भरी जगह पर घबराकर सू क्विंग युआन ने अनजाने में लिन फान के पास आकर उसका सहारा लिया। लिन फान ने फौरन मौका देखा और उसकी टांग खींची। आह, हे फेरी, पब्लिक में मेरा फायदा उठा रही हो? हाँ, बकवास, मैं बस इसकी आदी नहीं हूँ। तुम्हारा फायदा कौन उठाएगा? सू क्विंग युआन ने शर्म से लाल होते हुए जवाब दिया। लिन फान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ इतना नर्म और गर्म है जैसे इसमें हड्डियां ही ना हो। मुझे डर है कि कहीं तुम खो ना जाओ। क्या मैं तुम्हारा हाथ उधार ले सकता हूँ? सू क्विंग युआन का दिल थोड़ा पिघल गया, पर उसने घमंड से कहा, तमीज दिखाने की जरूरत नहीं है। कौन खोएगा? मैं नहीं खोऊंगी। जब वो सबवे स्टेशन के अंदर गए तो इतने बड़े ट्रेन के डब्बे को देख के सू क्विंग युआन चौंक गई। डरो मत, अपनी तलवार मत निकाल लेना। ये बस सबवे के अंदर एक मेटल मॉन्स्टर है। ये कितना अद्भुत यंत्र है। इसमें इतने सारे लोग आ सकते हैं, पर क्या ये भीड़ भरा और अनकंफर्टेबल नहीं है? लिन फान ने समझाया, थोड़ी भीड़ तो है, पर ये तेज है और इसमें कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, ये सस्ता है। सभी इसमें सफर करना पसंद करते हैं। जब सू क्विंग युआन को पता चला कि सफर सिर्फ कुछ कॉपर कॉइन्स का है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। तुम साइंटिफिक चोरों तक पहुंचना इतना आसान है। हाँ, जो फोन तुमने मुझे पहले दिखाया था वो एक लो ग्रेड स्पिरिट वैल्यू के बराबर था, पर इस सबवे की सवारी सिर्फ कुछ कॉपर कॉइन्स की है। उसने हैरानी से सोचा, इस दुनिया की साइंस सच में सभी मॉडल्स के फायदे के लिए है। ये जगह कितनी खास और जादुई है। ये अद्भुत ग्रेट डाओ यानी साइंस किसी को पीछे नहीं छोड़ता और सभी मॉडल्स को इसका इस्तेमाल करने देता है। भीड़ भरी ट्रेन के अंदर खड़े होकर सू क्विंग युआन ने चुपके से लिन फान की तरफ देखा। ध्यान से सोचूं तो इस मॉडल दुनिया में आकर ये ओल्ड डीमन सच में कुछ हद तक इंसान बन गया है। यहाँ तक कि काफी जेंटल भी हो गया है। उसके दिल में लिन फान के लिए एक अजीब सी नरमी पैदा हो गई। ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें धक्का देने लगे। लिन फान ने फौरन आगे आकर अपने दोनों हाथों से सू क्विंग युआन को कवर किया, उसे भीड़ से बचाते हुए। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो। तुम यहाँ खड़ी रहो, हिलना मत। मैं तुम्हें वापसी में टैक्सी और फिर सबवे। हम बस तुम्हें इस दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाना चाहते थे। लिन फान को अपने इतने करीब देखकर और उसकी इस फिक्र को महसूस करके सू क्विंग युआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कितना अजीब है कि ये दुनिया मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, उसने ख्यालों में खोते हुए सोचा। मेट्रो ट्रेन एक झटके के साथ रुकी और अंदर एक आम सी आवाज गूंजी। हम एक्सिंचेंग स्टेशन पहुंच गए हैं, कृपया उतरने की तैयारी करें। ख्यालों से बाहर आते हुए सू क्विंग युआन लिन फान के पीछे पीछे स्टेशन से बाहर निकली। बाहर आते ही मॉडर्न दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतों ने उनका स्वागत किया। लिन फान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? क्या ये बिल्डिंग्स काफी ऊंची हैं? सू क्विंग युआन ने घमंड से उन्हें देखा और ठंडी सांस ली। हाँ, ये वाकई काफी ऊंची है, पर बस इतना ही। हमारे सेक्ट के टावर ऑफ बेबल के आगे ये कुछ भी नहीं है। लिन फान हंस पड़ा। ओके, तुम्हारा टावर ऑफ बेबल सबसे अद्भुत है। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। हम यहाँ आसमान छूने की नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी यानी काम आने वाली चीजों की फिक्र करते हैं। चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। पास ही एक अच्छा बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, लिन फान ने कहा और वो उसे मॉडर्न चारकोल ग्रिलिंग का स्वाद चखाने ले गया।
रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए सिकते हुए मीट की खुशबू के बीच दोनों के बीच एक अजीब सा जज्बाती सन्नाटा था। सू क्विंग युआन की आंखों में एक उदासी थी। पहले आराम के वक्त के अलावा मैं हमेशा तुम्हारा पीछा किया करती थी। इंसान की इस दुनिया में बहुत सी ऐसी नई चीजें हैं जो मुझे दोबारा सीखनी पड़ेंगी, पर अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। लगता है मैंने बहुत सारा मजा खो दिया है। लिन फान ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज में एक छेड़छाड़ थी, पर सवाल गहरा था। तो क्या तुम्हारा मेरा पीछा भागना सिर्फ मजे के लिए था या कोई और वजह थी? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया? क्या तुमने सिर्फ इसलिए हजारों साल मेरा पीछा किया क्योंकि मैंने गलती से तुम्हें नहाते हुए देख लिया था? सू क्विंग युआन ने सवाल पर बुरी तरह शर्मा गई। उसने नजर झुका ली और खामोश हो गई, जैसे वो अपनी धड़कनों की आवाज छुपाना चाहती हो। लिन फान ने मुस्कुराते हुए ताना मारा, हे, तुम अचानक एक रिडल पर्सन क्यों बन गई हो? पर उसने उसे और परेशान नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ, एक फेरी जो आम इंसान का खाना नहीं खाती, उसके लिए ये सिजलिंग ग्रिल्ड मीट खाना कितना क्यूट होगा। उसने प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रहा क्यूमिन पाउडर, चिली पाउडर और कोर्स सॉल्ट। तुम इन्हें डिप करके खा सकती हो। बारबेक्यू रेस्टोरेंट में पेट भर खाना खाने के बाद लिन फैन ने तय किया कि अब सू कियोन को अर्थ के नए और मॉडर्न कपड़े दिलाने ही पड़ेंगे। उसका पिछला कपड़ा खराब हो चुका था और उसने अभी लिन फैन के ढीले कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही दोनों एक शानदार मॉडर्न कपड़ों की दुकान के अंदर गए, लिन फैन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने जल्दी जल्दी कई सारे खूबसूरत और मॉडर्न कपड़े इकट्ठे किए और उनका एक ढेर सू कियोन के हाथों में थमा दिया। जाओ, इन्हें बदल कर आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सू कियोन थोड़ी हिचकिचाई, पर वहां मौजूद सेल्स गर्ल ने उसे ड्रेसिंग रूम या चेंज रूम की तरफ गाइड किया और कपड़े बदलने में उसकी मदद की। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटा और सू कियोन बाहर आई। नए मॉडर्न कपड़ों में वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि दुकान में भीड़ उसे देखती ही रह गई। सू कियोन थोड़ी शर्माती हुई लिन फैन के सामने आई और अपने कपड़े दिखाते हुए मासूमियत से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या ये सच में अच्छा लग रहा है? लिन फैन उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें उसकी खूबसूरती पर अटक गई थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सू कियोन की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये कैसा लग रहा है? उसने एक और ड्रेस दिखाते हुए पूछा। लिन फैन अभी भी उसके हुस्न के जादू में खोया था। आप बहुत ज्यादा कूल लग रही हैं। फिर उसने फौरन सेल्स गर्ल की तरफ देखा और बिना दाम पूछे शान से ऑर्डर दिया, ये सारे पैक कर दो, रैप देम ऑल अप। सू कियोन के नए कपड़े पैक होने के बाद लिन फैन उसे एक और खास दुकान यानी अंडर गारमेंट्स की तरफ ले जाने लगा। लेकिन अंदर घुसने से ठीक पहले लिन फैन अचानक रुका और उसने सू कियोन को एक सख्त वार्निंग दी। एक बात ध्यान रखना, लिन फैन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब हम अंदर जाएंगे तो तुम्हें बार बार मुझे लेचर या परवर्ट चिल्लाने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी का नॉर्मल ड्रेस है। तुम हमेशा अच्छे कपड़े पहनना चाहती हो ना, तो क्या अभी भी अपने कपड़ों के अंदर उस टाइट कपड़े से खुद को बांधकर घूमती रहोगी? मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी, लिन फैन ने समझाया। जैसे ही दोनों दुकान के अंदर पहुंचे, एक सेल्स वुमेन ने उनका स्वागत किया। वेलकम मिस, आपका साइज क्या है? इससे पहले कि सू कियोन, जो इन सब चीजों से अनजान थी, कुछ बोल पाती, लिन फैन ने बड़ी बेशर्मी और कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, 36D। सेल्स वुमेन ने मुस्कुराते हुए आगे पूछा, सर, क्या आपको स्टॉकिंग्स चाहिए? व्हाइट स्टॉकिंग्स, ब्लैक स्टॉकिंग्स, फिश नेट्स, जो आप कहें। हजारों साल जीने वाली फेरी ने ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। तभी लिन फैन ने पूरे मजे लेते हुए बोला, मैं होस्ट हूँ, हर एक तरह की एक एक पैक कर दो। माहौल तब और अजीब हो गया जब सेल्स वुमेन ने सू कियोन के सीने पर बंधे उस पुराने कपड़े को देखा। सर, ये लेडी अभी भी अपने सीने को पट्टी से बांध रही हैं, ये इनकी हेल्थ के लिए खराब है। ये कहते हुए सेल्स वुमेन ने वो पट्टी सू कियोन से मांग ली और उसे लिन फैन की जेब में डाल दी। सू कियोन गुस्से से फपक रही थी। कपड़ों की दुकान से निकलने के बाद दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर चल रहे थे। अर्थ की इस चमकती और भागती हुई दुनिया को देखकर सू क्विंग युआन थोड़ी सोच में पड़ गई। क्या तुम मॉर्टल्स यहाँ सच में खुश हो, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए? उसने हैरत से पूछा। लिन फैन ने ठंडी सांस ली और एक आम इंसान की असलियत बयाना की। बिना पैसे कमाए तुम जिंदा कैसे रह सकती हो? इतनी चुभने वाली बातें मत करो। पैसे के बिना यहाँ जीना सच में नामुमकिन है। बातें करते हुए वो दोनों एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर पहुंचे। काउंटर पर खड़ी एक औरत ने लिन फैन को पहचान लिया। ओह शाओलिन, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये वाकई बहुत खूबसूरत है, क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैन ने फौरन हामी भर दी। सू क्विंग युआन मन ही मन बौखला गई।
उसे याद आया कि लिन फान ने उसे गर्लफ्रेंड का मतलब क्या बताया था। तुम एक औरत हो और मेरी दोस्त भी, तो मैं तुम्हें बस गर्लफ्रेंड बुलाऊंगा। सू क्विंग युआन ने गुस्से से सोचा, मैं इस बकवास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब सू क्विंग युआन की नज़र दुकान में रखे एक पैकेट पर पड़ी। ये क्या है? उसने पूछा। सैनिटरी नैपकिन्स। लिन फान थोड़ा हिचकिचाया। सू क्विंग युआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके अंदर की महान फेरी जाग उठी। ये तो त्यान कोई जैसी गंदी और लेचरस चीजें हैं। मैंने तो रेड ड्रैगन का शिकार पहले ही कर लिया है। कल्ट दुनिया में एक लेवल पर आकर फेरी को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जिसे स्लेन द रेड ड्रैगन कहते हैं। ये अजीबो गरीब बात सुनकर दुकान वाली औरत को गलत फहमी हो गई। उसे लगा कि सू क्विंग युआन कह रही है कि उसने महीने के उन दिनों को रोक दिया है। लिटिल लिन, नौजवान लड़के, थोड़ा ध्यान रखना, औरत ने आंख मारते हुए कहा। क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? नहीं, समझ गई, बच्चा पैदा करने की प्लानिंग चल रही है। ये सुनते ही सू क्विंग युआन के कानों से धुआं निकलने लगा। बेशरम, यहाँ की नैतिकता बिल्कुल गिर चुकी है। वो गुस्से से दुकान के बाहर निकल गई। ओल्ड डीमन लिन, मरने के लिए तैयार हो जाओ, एक भारी और कातिलाना आवाज उसके गले से गूंजी। लिन फान चौंक गया। मैं सोच रहा था ये कौन हो सकता है। ये तो फेरी सू का इनर डीमन यानी डिमोनिक ऑब्स्टिकल निकला। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने सू क्विंगवैन खड़ी थी, पर उसकी आंखों का रंग लाल और खौफनाक हो चुका था। उसका इनर डीमन यानी कि दानवी बाधा पूरी तरह से उसके जिस्म पर हावी हो चुका था। ओल्ड डीमन लिन, मरने के लिए तैयार हो जाओ, इनर डीमन ने एक भारी और कातिलाना आवाज में ललकारा। लिन फैन जरा भी नहीं घबराया। उसने हैरानी से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं सोच रहा था ये कौन हो सकता है, तो ये फेरी सू का इनर डीमन निकला। इनर डीमन आगे बढ़ी और घमंड से बोली, तुम इस स्पिरिचुअल एनर्जी से खाली अर्थ पर आकर भी जिंदा हो? बिल्कुल सही, मैं उसका इनर डीमन हूँ। तुम उसके रास्ते का डिमोनिक ऑब्स्टिकल हो। जब तक मैं तुझे मार नहीं देती, मैं उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर लूंगी और वो मर जाएगी। एक आम इंसान डर जाता, पर लिन फान, जो कभी महान डीमन लॉर्ड था, जोर से हंसने लगा। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अर्थ के लॉज बहुत स्ट्रांग हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का सिर्फ 1/3 हिस्सा बचा है। ये अर्थ है और मेरी असली ताकत की बची हुई स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए क्या इस्तेमाल करोगी। इनर डीमन गुस्से में पागल हो गई। उसने अपने जादुई रिंग से ताकत निकालनी शुरू की। मेरे स्पेशल आर्टिफैक्ट में स्पिरिचुअल स्टोन्स पहाड़ की तरह लगे हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने हमला किया, लेकिन लिन फान ने एक ही झटके में उसकी सारी एनर्जी सोख ली। तुम्हारे क्रिस्टल्स के लिए शुक्रिया लेडी डीमन, लिन फान ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से वापस आ गई है। ये कहते ही लिन फान तेजी से आगे बढ़ता है और उसे सीधा बेड पर नीचे गिरा देता है। वो उसके ठीक ऊपर हावी हो जाता है। इस अचानक हुए तसादुम से इनर डीमन की पकड़ टूट जाती है और सू क्विंग युआन को होश आ जाता है। खुद को बिस्तर पर गिरा हुआ और लिन फान को अपने ठीक ऊपर देखकर लड़की बुरी तरह चौंक जाती है। क्या कर रहे हो तुम डीमन लॉर्ड? वो घबरा कर पूछती है। उसकी सारी अकड़ एक पल में हवा हो चुकी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद सू क्विंग युआन नहा धोकर और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है। तुम ओल्ड डीमन सच में बहुत विकेड हो। इस फेरी का फायदा उठाने की सोचना भी मत। सू क्विंग युआन उसकी इन अजीब बातों को नजरअंदाज करके वापस फोन चलाने लगती है। तभी लिन फान सख्त आवाज में उसे टोकता है, जल्दी फोन रखो, वीडियो देखना बंद करो और सो जाओ। ज्यादा देखने से तुम नियर साइटेड यानी चश्मे की शिकार हो जाओगी और तुम्हें ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। नियर साइटेडनेस क्या होता है? वो मासूमियत से पूछती है। ये ज्यादा फोन देखने का साइड इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों के भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी कल्टीवेशन की तरह। जबरदस्ती शक्ति बढ़ाने से जैसे इनर डीमंस पैदा होते हैं, वैसे ही लिमिट क्रॉस करने का नुकसान होता है। ये सुनकर सू क्विंग युआन गहरी सोच में पड़ जाती है। नियर साइटेडनेस एक आई डिजीज है। मैं समझ गई, हर चीज के अपने रूल्स होते हैं। लिमिट क्रॉस करने पर बैकफायर होता है। अचानक उसे बिस्तर वाली घटना याद आती है और वो खुद से सवाल करती है, क्या मेरा इनर डीमन सच में बाहर आ गया था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डिग्निफाइड इमॉर्टल वेनरेबल का दिल इतना अनस्टेबल हो सकता है। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? वो अपने दिल को पत्थर करती है और लिन फान की आंखों में देखकर कहती है, अगर मेरा इनर डीमन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं एक ट्रू डीमन बन जाऊंगी। अगर ऐसा हो तो मुझे अपनी तलवार से एक ही वार में मार देना। मुझ पर रहम मत खाना। लिन फान मुस्कुराता है।
मॉडर्न सोसाइटी में मर्डर इलीगल है, पर सच कहूँ तो एक हाई एंड माइटी इमॉर्टल को डीमन बनते देखना काफी एक्साइटिंग लगता है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। फिर वो उसकी चोरी पकड़ते हुए छेड़ता है, तुम्हारी शक्तियां इनम डीमन को दबा सकती हैं, पर तुम ऑनेस्ट नहीं हो। ये इमॉर्टल वेनरेबल दिन में स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने का नाटक करती है, पर चुपके से बहुत सारे स्नैक्स छुपाती है। अब तो तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है। दोनों की इन्हीं हल्के फुल्के और गहरे ख्यालों के बीच रात गुजर जाती है। सुबह की धूप कमरे में आ चुकी थी। लिन फैन पहले से ही बाथरूम में खड़ा अपना ब्रश कर रहा था। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने ख्यालों में था कि तभी अचानक नींद से उठी हुई सू कयन बाथरूम के अंदर आ गई। उसने वहां रखा एक टूथब्रश अपने हाथ में उठा लिया। एक महान और पवित्र फेरी होने के नाते, जिसने हजारों सालों से सिर्फ जादू देखा था, उसे इस मॉर्टल चीज का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता था। वो ब्रश को हैरानी से घूरती रही, उसे अलग अलग एंगल से पकड़कर समझने की कोशिश करने लगी और आखिर में लिन फैन की तरफ देखकर मासूमियत से पूछा कि इसे आखिर यूज कैसे करते हैं। लिन फैन ने अपने मुंह से ब्रश निकाला और एक ठंडी सांस ली। एक डिग्निफाइड फेरी को अब ब्रश करने के लिए भी मेरी जरूरत पड़ रही है। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से ब्रश ले लिया। मुंह खोलो, लिन फैन ने थोड़ा सख्त बनते हुए कहा, और फिर वो खुद अपने हाथों से उसके दांत साफ करने लगा। माहौल अचानक बेहद शांत और थोड़ा रोमांटिक हो गया। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे। सू कयन के होठों पर टूथपेस्ट का झाग लगा हुआ था। लिन फैन पूरे ध्यान और नरमी से उसे ब्रश करवा रहा था। उसकी इस नरमी और फिक्र को इतने करीब से देखकर सू कयन ख्यालों में खो गई। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए और उसने लिन फैन की आंखों में देखते हुए मन ही मन सोचा, हंसो मत, ये डेमन बिल्कुल डरावना नहीं लगता जब ये इतना जेंटल होता है। यहाँ तक कि इसके पोते भी इसके साथ खेलना पसंद करते हैं। ब्रश करवाने के बाद लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि वो दोनों कितने करीब आ गए थे। वो फौरन पीछे हटा और अपना पुराना सख्त रूप दिखाते हुए झुंझलाया, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आज रात से खुद करना। क्या एक बार खुद ब्रश करना इतना मुश्किल है? सू कयन अभी भी उसके उस प्यारे रूप को देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। ठीक है, अपना चेहरा खुद धो लो, लिन फैन ने आगे कहा। फिर उसने बाहर निकलने का इशारा करते हुए बोला, क्या तुम पहले बाहर जा सकती हो? सू कयन को समझ नहीं आया, तो लिन फैन ने हैरानी और थोड़ी छेड़छाड़ के साथ कहा, ओह, तो एक फेरी को भी टॉयलेट यूज करना पड़ता है। गेट आउट ऑफ हियर। जाते जाते लिन फैन ने उसे टॉयलेट का फ्लश सिखाया। मॉर्टल चीजें, बस इसे दबाओ और फ्लश कर दो। अपने जादू से मेरा टॉयलेट मत उड़ा देना। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह की ब्रश वाली उस क्यूट और थोड़ी ऑकवर्ड नोकझोंक के बाद लिन फैन ने ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना लगा दिया। लेकिन सुकियन युवान, जो अभी भी खुद को एक महान फेरी मान रही थी, उसने नखरे दिखाना शुरू कर दिए। मैं ये मॉर्टल वाला, आम इंसान वाला खाना नहीं खाऊंगी। खाने के बाद मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा, उसने जिद करते हुए कहा। लिन फैन ने टेबल पर खाना रखते हुए उसे डांटा, तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है। तुम अब एक मॉर्टल हो। चुपचाप खाओ वरना भूख से बेहोश हो जाओगी और मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर उसने एक शैतानी और छेड़छाड़ वाली मुस्कान से पूछा, या फिर मेरी कुकिंग सच में ज्यादा ही स्वादिष्ट है? भूख के आगे जिद हार गई और सुकियन युवान आखिरकार खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद लिन फैन ने उसे एक नया काम सौंपा। चलो पहले बर्तन धो लो, उसने ऑर्डर दिया। सुकियन युवान सिंक के पास खड़ी थी। एक फेरी जिसने कभी अपनी जिंदगी में एक बर्तन नहीं उठाया था, उसके हाथ से साबुन वाले बर्तन फिसल रहे थे। ये बर्तन इतने स्लिपरी क्यों हैं? मैं इन्हें कैसे धोऊं? वो अनाड़ीपन से झुंझलाते हुए बोली। ये देखकर लिन धीरे से चलकर उसके ठीक पीछे आ गया। तुम सच में कितनी अनाड़ी हो, उसने नरमी से कहा। उसने आगे बढ़कर सुकियन युवान के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। माहौल अचानक बेहद शांत और रोमांटिक हो गया। लिन उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी सांसें सुकियन युवान के करीब थीं। उसने अपने हाथों से उसके हाथों को गाइड करते हुए गर्म पानी यानी कि वार्म वाटर चालू किया। ऐसे, गर्म पानी खोलो, डिश सोप डालो, देखो ये छूने में कितना अच्छा लगता है, बस इसे साफ पानी से धो लो, लिन फैन ने उसके कानों के पास धीमी आवाज में समझाया। सुकियन युवान के गाल इस अचानक आई नजदीकी से शर्म से लाल हो गए और एक पवित्र फेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। बर्तन धोने के बाद दोनों लिन फैन की इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्जी खरीदने और बाहर दुनिया देखने निकल पड़े। सुकियन युवान उसके पीछे बैठी हवा का मजा ले रही थी, लेकिन तभी रास्ते में एक गाड़ी ने उन्हें गलत तरीके से कट मारा। लिन फैन भूल कर कि वो कभी एक महान डीमन लॉर्ड था, एक आम इंसान की तरह गुस्से में चिल्ला पड़ा। अंधा है क्या? कैसी गाड़ी चला रहा है? देखकर नहीं चला सकता? मरने का शौक है क्या? पीछे बैठी सुकियन युवान ये देखकर सत्ते में आ गई। द माइटी ओल्ड डीमन लिन एक आम सड़क छाप औरत की तरह गालियां दे रहा है, ये कितना अनरियल है। लिन फैन ने फौरन घबराते हुए अपनी इज्जत बचाने का बहाना बनाया। आगे का रास्ता खराब है, सेफ्टी फर्स्ट, और थोड़े ब्रेक्स फेल हो रहे हैं।
मार्केट में सब्जी खरीदते वक्त उन्हें एक वेंडर यानी कि आंटी मिली। उसने सुकियन युआन की खूबसूरती देखकर दंग रहते हुए कहा, ओ लिन, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये तो बिल्कुल फेरी जैसी दिखती है। और खुशी में उन्हें 10 फ्री अंडे दे दिए। लिन फैन ने फौरन मौका देखा। फेरी सुकियन, अब से तुम रोज मेरे साथ सब्जी खरीदने आना, हमारे बहुत पैसे बचेंगे। सुकियन युआन बस मुस्कुरा दी। मार्केट में खरीदारी पूरी करने के बाद लिन फैंग अपनी साथी को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते भर वो उसे इस नई दुनिया के बारे में छोटी छोटी बातें समझाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ परी भी हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसके लिए धरती की हर चीज बिल्कुल नई और अनोखी है। चलते चलते लिन फैंग उससे कहता है कि अब वो उसे अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलवाने ले जा रहा है। दरअसल उसके पास जो सोना है उसे बेचने के लिए उसे किसी भरोसेमंद इंसान की मदद चाहिए। इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है। परी बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ती है। अब वो पहले की तरह हर बात पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही होती है। कुछ ही देर बाद दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही लिन फैंग का पुराना दोस्त उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो लड़की को देखता है, उसकी नजरें कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती हैं। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो मुस्कुराते हुए लिन फैंग से कहता है, भाई, कॉलेज खत्म होने के बाद पहली बार मिलने बुलाया, और वो भी इतनी साधारण सी जगह पर। मुझे तो लगा था कि तू या तो पैसे उधार मांगने वाला है या फिर किसी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन ये खूबसूरत लड़की कौन है? लिन फैंग थोड़ा झेमते हुए जवाब देता है, अरे ये बस मेरी एक दोस्त है। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, लड़की तुरंत बोल पड़ती है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही उसका दोस्त पूरी तरह चौंक जाता है। वो हंसते हुए कहता है, क्या गर्लफ्रेंड? भाई सच बता, पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था? ऐसी लड़की तो फिल्मों में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। लिन फैंग तुरंत सफाई देने लगता है, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे अभी हमारी दुनिया की बातें ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए जो सुनती है वही बोल देती है। लेकिन दोस्त उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि उसे पूरा यकीन है दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तभी उसे अचानक लिन फैंग की बचपन वाली दोस्त याद आती है और वो मजाक में पूछ बैठता है, और वो वैंग लुलू का क्या हुआ? पहले तो उसके पीछे घूमता रहता था। जैसे ही परी ये नाम सुनती है, वो तुरंत उत्सुक होकर पूछती है, ये वैंग लुलू कौन है? लिन फैंग घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं फिर कोई गलतफहमी ना हो जाए। वो जल्दी से बात संभालते हुए कहता है, अरे कोई नहीं, बस कॉलेज की एक पुरानी जान पहचान थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्त मुस्कुराकर उसकी हालत का मजा लेने लगता है, जबकि परी चुपचाप दोनों की बातें सुनती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी जिज्ञासा दिखाई देती है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं पूछती। इतने में वेटर खाना लेकर आ जाता है। लिन फैंग प्यार से उसकी पसंद का खाना अलग प्लेट में निकाल कर देता है। ये सब देखकर दोस्त अंदर ही अंदर जलने लगता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, भाई अभी तक तो कह रहा था सिर्फ दोस्त है, और यहाँ तो पूरी गर्लफ्रेंड वाली ट्रीटमेंट चल रही है। लिन फैंग फिर से वही सफाई देता है कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन इस बार उसका दोस्त उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि लिन फैंग कुछ छिपा रहा है। थोड़ी देर हंसी मजाक का माहौल चलता है। इसके बाद लिन फैंग गंभीर होकर कहता है, अब असली काम की बात करते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्त की बात सुनने के बाद लिन फैंग बिना समय बर्बाद किए अपनी जेब से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। चमकता हुआ सोना देखते ही उसके दोस्त की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से पूछता है, ये असली सोना है? लिन फैंग बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, हाँ, ये हमारे खानदानी खजाने का हिस्सा है, इसकी शुद्धता पर जरा भी शक मत करना। दोस्त तुरंत सोने को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है। जितना वो उसे परखता है, उतना ही ज्यादा हैरान होता जाता है। कुछ देर बाद वो गहरी सांस लेकर कहता है, यार, अगर ये सच में असली है तो इसकी कीमत 2 लाख युआन से भी ज्यादा होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। लिन फैंग तुरंत पूछता है, कैसी समस्या? दोस्त समझाते हुए कहता है, इतना महंगा सोना कोई भी ज्वेलर सीधे नहीं खरीदेगा। बिना बिल, बिना किसी सबूत के अगर कोई इतना सोना बेचने जाए तो पुलिस का मामला भी बन सकता है। लोग यही समझेंगे कि ये चोरी का माल है। लिन फैंग पहली बार समझता है कि धरती की दुनिया में सिर्फ कीमती चीज होना ही काफी नहीं है, उसका कानूनी सबूत होना भी जरूरी है। दोस्त आगे कहता है, हमारा परिवार भी सोने का कारोबार करता है, लेकिन इतना माल हम भी सीधे नहीं खरीद सकते। अगर खरीद लिया और बाद में कोई परेशानी हो गई तो पूरा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। लिन फैंग कुछ देर सोचता है और फिर पूछता है, तो फिर कोई रास्ता नहीं है? दोस्त मुस्कुराते हुए जवाब देता है, रास्ता है। अगर तुम पूरा सोना एक साथ बेचने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में बेचो तो काम हो सकता है,
मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खरीद सकता हूँ और बाकी का इंतजाम भी कर दूंगा। ये बात सुनते ही लिन फैन के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। उसके लिए तो ये सोना बस साधारण धातु था, लेकिन इस दुनिया में वही सोना लाखों की कीमत रखता था। वो बिना देर किए कहता है, ठीक है, जितना तुम खरीद सकते हो उतना ले लो, बाकी मैं बाद में देख लूंगा। दोस्त भी हामी भर देता है। इतने में परी दोनों की बातें चुपचाप सुन रही होती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतनी मामूली सी धातु के लिए इंसान इतने परेशान क्यों है। वो हैरानी से पूछती है, जब तुम्हारे पास इतना सोना है तब भी तुम पैसे के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो? लिन फैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, यहाँ जीने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। मैं अपने परिवार के सहारे नहीं जीना चाहता, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। लिन फैन की ये बात सुनकर परी पहली बार उसके बारे में अलग नजरिए से सोचने लगती है। उसे एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान भले ही कभी दानवों का राजा रहा हो, लेकिन इस दुनिया में वो अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद लिन फैन मुस्कुराकर परी से पूछता है, बताओ, अगर आज तुम्हारे पास पैसे हों तो सबसे पहले क्या खरीदोगी? परी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। दोनों वहां से निकलकर सीधे बाजार की तरफ बढ़ जाते हैं। लिन फैन रात के स्टॉल के लिए सब्जियां, मांस और नूडल्स खरीदता है, जबकि परी पहली बार आम लोगों की जिंदगी को इतने करीब से देखती है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि धरती की ये साधारण दुनिया भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाजार से जरूरी सामान खरीदने के बाद लिन फैन और परी सीधे नाइट मार्केट पहुंच जाते हैं। हर तरफ लोगों की भीड़, खाने पीने की दुकानों की खुशबू और ग्राहकों की आवाजों से पूरा इलाका गुलजार था। लिन फैन जल्दी जल्दी अपना स्टॉल लगाने लगता है। दूसरी तरफ परी चुपचाप खड़ी होकर इंसानों की इस भागदौड़ को बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया अनुभव था। स्टॉल तैयार होते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक महिला मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे बॉस, ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? लिन फैन तुरंत मुस्कुराकर बात संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ये सिर्फ मेरी दोस्त है। लेकिन हमेशा की तरह परी बीच में ही बोल पड़ती है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसका जवाब सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। कुछ लोग लिन फैन की किस्मत की तारीफ करने लगते हैं तो कुछ मजाक में उसे छेड़ने लगते हैं। लिन फैन शर्म से सिर पकड़ लेता है। उसे समझ ही नहीं आता कि हर बार यही गलतफहमी क्यों हो जाती है। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। कोई फ्राइड राइस ऑर्डर करता है तो कोई फ्राइड नूडल्स। लिन फैन तेजी से खाना बनाता जाता है और परी पास खड़ी होकर उसे काम करते हुए देखती रहती है। तभी एक युवक खाना लेने के बहाने बार बार परी को घूरने लगता है। फिर मुस्कुराकर उससे कहता है, मैडम, क्या मैं आपका वीचैट आईडी ले सकता हूँ? ये सुनते ही परी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसकी आंखों में वही पुरानी तलखी लौट आती है। वो मन ही मन सोचती है, एक साधारण इंसान की इतनी हिम्मत! अगर लिन फैन ने इस दुनिया के नियम ना बताए होते तो अभी इसी वक्त इसकी जान ले लेती। वो युवक उसकी खामोशी को हाँ समझकर एक कदम और आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी लिन फैन बीच में आ जाता है और मुस्कुराते हुए ग्राहक को उसका ऑर्डर पकड़ा देता है। बात वहीं खत्म हो जाती है और युवक भी बिना कुछ कहे चला जाता है। हालांकि लिन फैन समझ चुका था कि परी अब भी इस दुनिया के तौर तरीकों की आदी नहीं हुई है। अगर उसने उसे नहीं रोका होता तो शायद कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। कुछ देर बाद कुछ स्थानीय गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बदतमीजी करते हुए परी से कहता है, अरे, इतना चेहरा क्यों छुपा रखा है? जरा मास्क हटाकर तो दिखाओ, हमारे बॉस को देखना है कि तुम कैसी दिखती हो। ये सुनते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। लिन फैन उन्हें समझाकर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अगले ही पल परी का सब्र टूट जाता है। वो बिना किसी हथियार के सामने पड़े लोहे के डंडे को अपने हाथों से ऐसे मसल देती है जैसे वो मोम का बना हो। ये नज़ारा देखते ही सभी गुंडों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी तक जो लोग उसे कमजोर लड़की समझ रहे थे, अब डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। उनका नेता भी बिना कुछ बोले अपने साथियों को लेकर वहां से भाग निकलता है। पूरा नाइट मार्केट कुछ सेकंड के लिए सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ वो सच था या उनकी आंखों का धोखा। गुंडों के वहां से भाग जाने के बाद नाइट मार्केट का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स अभी भी उसी लड़की को हैरानी से देख रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की अपने नंगे हाथों से लोहे को गेंद की तरह मोड़ सकती है। लिन फैन भी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसे एहसास था कि अगर परी ने अपनी असली ताकत का थोड़ा भी ज्यादा इस्तेमाल कर दिया होता तो आज पूरा बाजार तहस नहस हो जाता। उसी समय भीड़ में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। उसने अभी अभी परी की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। वो धीरे धीरे उनके पास आता है और अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर लिन फैन की तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है, मेरा नाम होंग जिंगफिंग है, मैं एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाता हूँ।
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ताकतवर लोग देखे हैं, लेकिन आज जैसा नज़ारा पहली बार देखा है। अगर कभी तुम्हें या तुम्हारी दोस्त को किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझसे ज़रूर संपर्क करना। लिन फैन कार्ड लेकर मुस्कुराता है और उसे धन्यवाद कहता है। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो असली ताकत की पहचान रखते हैं। होंग जिंगफिंग वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते भी उसके चेहरे पर वही हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। स्टॉल बंद करने के बाद लिन फैन दिन भर की कमाई गिनता है और संतुष्टि की मुस्कान के साथ सारा सामान समेट लेता है। इसके बाद दोनों अपनी गाड़ी पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रहती है। शहर की रोशनी और ठंडी हवा के बीच परी लगातार बाहर की दुनिया को देख रही होती है। उसके लिए धरती की हर चीज अब भी किसी रहस्य से कम नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे से पूछती है, तुम इतने ताकतवर होने के बावजूद इतनी मेहनत क्यों करते हो? अगर चाहो तो अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हो। लिन फैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब ये दुनिया अलग है। यहाँ सम्मान ताकत से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। अगर मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा तो मैं और उन गुंडों में कोई फर्क नहीं रहेगा। परी उसकी बात ध्यान से सुनती रहती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि लिन फैन सच में बदल चुका है। घर आने के बाद सू अपना उधार चुकाने के लिए काम करने की जिद करती है। गुंडों से पीछा छुड़ाने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही सू शियानजी पहली बार एक आम इंसान की तरह घर के काम करने की कोशिश करती है। वो कपड़े धोने लगती है, लेकिन जब हीरो के अंडरवेयर उसके हाथ में आते हैं तो वो शर्म से लाल हो जाती है। लिन फैन मुस्कुराते हुए उसे वॉशिंग मशीन चलाना सिखाता है और समझाता है कि इस दुनिया में हर काम का अपना आसान तरीका है। कपड़े धोने के बाद लिन फैन उसे बड़े ध्यान से समझाता है कि कपड़ों को अच्छी तरह साफ कैसे किया जाता है। वो कहता है कि किनारों को भी अच्छे से रगड़ना चाहिए, तभी कपड़े बिल्कुल साफ होते हैं। सुशियानजी उसकी हर बात ध्यान से सुनती है और पहली बार इंसानों की तरह कपड़े धोना सीख जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर कपड़ों को सुखाने के लिए टांग देते हैं। तभी सुशियानजी मासूमियत से कहती है, आज भी मेरे दांत साफ कर दो, अभी मुझे ठीक से आदत नहीं हुई है। लिन फैन मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बड़े प्यार से उसके दांत साफ करने लगता है। दोनों की आंखें बार बार एक दूसरे से टकराती हैं और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। दांत साफ होने के बाद सुशियानजी धीरे से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकती हूँ? लिन फैन हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर देता है। वो धीरे से उसके चेहरे को छूती है और कहती है, तुम पहले जितने डरावने नहीं लगते, अब कुछ अलग से लगते हो। दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसके बाद दोनों फिर से सोफे पर बैठ जाते हैं। लिन फैन अपना फ़ोन निकालकर उसे नई नई चीज़ें दिखाने लगता है। सुशियानजी हैरानी से हर चीज़ देखती रहती है और बार बार सवाल पूछती है, जबकि लिन फैन हंसते हुए उसकी हर बात का जवाब देता है। दोनों की यही प्यारी नोक-झोंक धीरे धीरे उनके बीच की दूरी को कम करने लगती है और उनके रिश्ते में एक नई मिठास घुलने लगती है। रात का अंधेरा छाने लगता है। लिन फैन आराम से सो रहा था कि अचानक एक ठंडी और मधक यानी सिडक्टिव आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। सू का इनर डीमन यानी अंतरात्मा का शैतान एक बार फिर जाग चुका था, लेकिन इस बार वो लड़ने नहीं आई थी। वो लिन फैन को रिझाने आई थी ताकि उसका ध्यान भंग कर सके और उसके डाव हार्ट को तोड़ सके। मैं इस जिस्म का इस्तेमाल करके तुम्हारी तबाही मचाऊंगी, इनर डीमन मुस्कुराते हुए कहती है। क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे? कोई और आदमी होता तो इस खूबसूरत परी जैसी लड़की के आगे घुटने टेक देता, पर लिन फैन एक असूलों वाला डीमन लॉर्ड था। मैं एक डीमन लॉर्ड जरूर हूँ, पर मैं जो भी करता हूँ खुलेआम करता हूँ। मैं तुम्हारे इन सस्ते नाटकों में फंसने वाला नहीं हूँ। लिन फैन खुद पर काबू रखते हुए उसे तुरंत कमरे से बाहर भेज देता है। एक फेरी के रूप में एक शैतान रात के अंधेरे में उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था, पर लिन फैन की विल पावर उस शैतान से भी ज्यादा मजबूत थी। पर कल सुबह क्या होने वाला था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जब लिन फैन की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सू, जो कल रात अपने इनर डीमन के कंट्रोल में थी, उसके बिस्तर पर उसके ठीक ऊपर सो रही थी और उसने लिन फैन को कसकर पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि लिन फैन कुछ समझ पाता, कमरे का दरवाजा खुलता है। उसकी माँ, जो बिना बताए घर आ गई थी, ये नज़ारा देख लेती हैं। गुस्से के बजाय उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। नॉट बैड, मेरे लड़के में आखिरकार थोड़ा हुनर तो है, माँ अपने मन में खुश होते हुए सोचती हैं। इन जवान बच्चों को सुबह देर तक सोने की आदत होती है। अब मैं अपने पोते का नाम सोचना शुरू कर सकती हूँ।
तभी सू की आंख खुलती है। खुद को लिन फैन के इतने करीब देखकर वो बुरी तरह चीख पड़ती है। आह, ये क्या है? मैं तुम्हारे बिस्तर पर कैसे आई? लिन फैन चिढ़ते हुए जवाब देता है, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारा इनर डीमन था जो रात में मेरे बिस्तर पर घुस आया। अगर मेरा खुद पर कंट्रोल ना होता तो तुम अभी बिना कपड़ों के होती। एक शैतान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? सू शर्म और डर से कांपने लगती है। मेरा शैतान मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बात कभी नहीं माननी चाहिए थी। लिन फैन उसे गुस्से से देखता है। क्या पहले तुम मेरे ऊपर से उठोगी? एक जवान लड़के के ऊपर इस तरह बैठना तुम्हें अजीब नहीं लगता? शाओलिन, क्या तुम लोग अभी तक उठे नहीं? ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। सू क्विंग युआन, जो अब तक इस दुनिया के ढंग से थोड़ी फेमिलियर हो चुकी थी, लिन फैन के साथ बाहर आई। माँ ने सू क्विंग युआन को देखा और खुशी से झूम उठी। ओ शाओसू, वेलकम। आंटी तुम्हें मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि सीधे घर ही आ गई। सू क्विंग युआन ने बड़े अदब से जवाब दिया। आंटी नमस्ते, मुझे नहीं पता था आप आ रही हैं। माँ ने उन्हें अंदर बुलाया और बड़े प्यार से राइस नूडल रोल्स यानी कि नाश्ता परोसा। बातें करते करते माँ ने एक बड़ी बात छेड़ दी। शाओसू, अगले हफ्ते लिन फान को हमारे गांव चलना है। वहां जमीन का अधिग्रहण यानी कि लैंड रिक्विजिशन होने वाला है और डिविडेंड मिलने वाला है। ये बड़े इवेंट्स हैं, इसलिए मर्द का होना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो ताकि गांव को और समझ सको। लिन फान ने फौरन बचाव किया। मॉम, शाओसू क्यों जाएगी? उसे ये सब फन में इवेंट्स में दिलचस्पी नहीं होगा। लेकिन सू क्विंग युआन ने माँ का दिल जीतने वाला जवाब दिया। हु सेज आई डोंट वांट टू? कौन कहता है कि मैं नहीं जाना चाहती? आंटी, मैं जरूर लिन फान के साथ गांव चलूंगी। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो शाओसू कितनी समझदार है। तुम बस बीच में मत बोलो, माँ ने लिन फान को डांटा। फिर उन्होंने खुशी से सोचा, मैं तो अब अपने पोते यानी कि ग्रैंडसन के नाम के बारे में भी सोच सकती हूँ। बात यहाँ नहीं रुकी। माँ ने अपनी जेब से एक बहुत ही खास और पुरानी चीज निकाली। आंटी ने आज कुछ खास तो नहीं लाया, पर ये जरूर एक्सेप्ट करो। ये हमारे लिन परिवार का पुश्तैनी खजाना है यानी कि हेirloom है, जो लिन परिवार की डॉटर्स इन लॉ यानी कि बहुओं को ही मिलता है। माँ ने गर्व से कहा। लिन फैन हैरानी से पूछता है, माँ, हमारे परिवार में खानदानी निशानी कब से होने लगी? कहाँ के रोड साइड स्टॉल से उठा लाई? माँ गुस्से से उसे डांटकर चुप करा देती है। लेकिन जैसे ही सूस पत्थर को छूती है, लिन फैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड का टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जेड है, वो मन में सोचता है। उस जादुई दुनिया का सबसे कीमती पत्थर एक आम सी औरत के हाथ कैसे लग गया, ये उसकी समझ से बाहर था। इस एक पत्थर को बेचकर हम अभी इसी वक्त रिटायर हो सकते हैं। लिन फैन तुरंत सू को लेकर अपने एक पुराने कॉलेज क्लासमेट चैन की ज्वेलरी शॉप पर पहुंचता है ताकि उस जेड को बेचकर करोड़ों कमा सके। चैन लिन फैन को देखकर ताना मारता है, अरे, पेकिंग यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट जो अब नाइट मार्केट में फ्राइड राइस बेचता है, यहाँ क्या कर रहा है? और ये खूबसूरत लड़की, क्या मुझे जलाने आए हो? लिन फैन अकड़ते हुए वो पत्थर टेबल पर रखता है। बकवास बंद कर और अपनी आंखें फाड़ कर देख, आज मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा सौदा लाया हूँ। चैन अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर उस पत्थर को बड़ी ध्यान से देखता है। कुछ देर बाद वो सर हिलाता है। भाई लिन फैन, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसी चीज नहीं देखी। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक अजीब से आकार का टूटा हुआ पत्थर है। ये कचरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लिन फैन का आसमान से जमीन पर आने का सपना टूट जाता है। धत तेरी की, अर्थ की आम मशीन्स उस महान कल्टीवेशन वर्ल्ड के स्पिरिचुअल जेड को पहचान ही नहीं सकती। इन आम इंसानों के लिए ये सिर्फ एक बेकार पत्थर है। लेकिन फिर वो एक प्लान बनाता है। वो चैन को कहता है कि इस पत्थर को काटकर उसकी माँ के लिए 3 सेट जेड हेयर पिन, ब्रेसलेट और पेंडेंट बना दे। सू थोड़ा घबराती है कि ये तो आंटी का गिफ्ट था, पर लिन समझाता है कि वो बदले में उन्हें एक शानदार गहना देगा। चैन उनके प्यार और नखरों से जल भुन जाता है। ये इश्क की बदबू, मेरा मन कर रहा है इन दोनों लव बर्ड्स को अलग अलग करके जमीन में गाड़ दूं। वो चिढ़ते हुए बड़बड़ाता है। जाते जाते चैन याद दिलाता है, कल रात क्लास रीयूनियन है। ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या? सब आ रहे हैं, वांग लुलू भी। वांग लुलू का नाम सुनकर लिन फैन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। हाँ, मैं जरूर आऊंगा और अपनी दीवी को साथ लाऊंगा। घर वापस आकर दोनों सोफे पर बैठे अपने फोन मतलब मैजिकल आर्टिफैक्ट पर वीचैट चला रहे थे। सू को अपना नाम बदलना नहीं आ रहा था। तुम्हारा इंटरफेस मेरे वाले से अलग है, मेरा नाम कैसे बदलेगा? सू थोड़ा परेशान होकर पूछती है। लिन फैन उसका फोन लेता है और शैतानी मुस्कान के साथ दोनों के नाम बदल देता है। जब सू वापस स्क्रीन देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। उनके नाम अब लिन लाओ मो और फेरी सू हो चुके थे। तुम मुझे पक्का बेवकूफ बना रहे हो। मेरे पास सबूत नहीं है, पर मुझे पूरा शक है कि तुम इस नाम के जरिए मेरा फायदा उठा रहे हो, सू घूरते हुए कहती है। लिन फैन ठाका मारकर हंसता है। सबूत के बिना इल्जाम मत लगाओ फेरी। लेकिन फिर लिन फैन थोड़ा सीरियस होता है। देखो, उस पत्थर का हम यहाँ कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाए और उस गहने को बनवाने का प्रोसेसिंग फी मैंने दिया है। तुम्हारा मुझ पर उधार अब और बढ़ गया है। क्या अभी भी तुम मेरे पास रुकना चाहती हो?
सू, जिसे अब इस आम इंसान जैसी जिंदगी की आदत हो रही थी, बिना सोचे जवाब देती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हारे स्टॉल पर काम करूंगी और धीरे धीरे तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी। मुझे लगता है ये उधार तुम जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। लिन फैन मुस्कुराता है। उसकी इस मुस्कान में शैतानी नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था कि ये फेरी अब उसके साथ ही रहेगी। चलो, कल रात क्लास रीयूनियन है, तैयार रहना। एक ऐसी पार्टी जहां उसके पुराने दुश्मन और उसकी पुरानी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट वांग लुलू उसका इंतजार कर रहे थे। वांग युन यू, जो हमेशा से लिन फान के ग्रेड से जलता था, उसे देखकर जोर से हंसता है। ओह, सब लोग देखो, पीकिंग यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट अब सड़क पर फ्राइड राइस बेच रहा है। अगर इतनी ही गरीबी है तो मेरे पास आजा, मैं तुझे 3000 युआन की सैलरी पर रख लूंगा। उसकी आवाज में चिढ़ और घमंड साफ झलक रहा था। सू, जो एक महान फेरी थी, इस मामूली इंसान की बकवास बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो लिन फान के कान में धीरे से फुसफुसाती है। तुमने कहा था कि तुम अब एक आम इंसान हो और यहाँ खून खराबा नहीं कर सकते, पर अगर मैं इस कीड़े को बीच से वर्टिकली काट दूं तो क्या कोई मुसीबत होगी? लिन फान के पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से सू का हाथ पकड़ता है। नहीं दादी माँ, रुक जाओ, मॉडर्न सोसाइटी में खून करना गैर कानूनी है। वो घबरा जाता है कि ये राइटियस फेरी अचानक से उससे भी ज्यादा भयंकर कैसे हो गई। वो सू को वहां से खींच कर ले जाता है। घर पहुंचने पर सू अपनी औकात और कर्ज को लेकर परेशान थी। वो लिन फान से जिद करती है कि वो उसे यहाँ का साइंस और कानून सिखाए ताकि वो अपना आईडी कार्ड ले सके। लिन फान मुस्कुराता है और उसे अपना कंप्यूटर दिखाता है। इसे सीखने के लिए तुम्हें ABC और पिनियन सीखना होगा। वो सू के ठीक पीछे खड़ा होकर उसके हाथों को कीबोर्ड पर रखता है। ये माउस है, इससे क्लिक करते हैं, और ये टाइपिंग है। सू उसके इतने करीब आने पर थोड़ा शर्माती है, पर उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी के चलते वो तुरंत सब समझने लगती है। दोपहर में लिन फान बाहर से टेक आउट यानी फूड डिलीवरी मंगवाता है। खाने के साथ एक काले रंग का पानी भी था। सू उसे थोड़ा अजीब निगाहों से देखती है। ये काला पानी क्या है? ये हैप्पी वाटर है, कोला, लिन फान कहता है। सू एक घूंट पीती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। थोड़ी देर बाद लिन फान मजाक में सू की बची हुई कोला का एक घूंट पी लेता है, लेकिन जैसे ही वो पानी उसके गले से नीचे उतरता है, लिन फान चौंक जाता है। ये क्या? ये कोला अचानक इतनी मीठी और खुशबूदार कैसे हो गई? क्या एक सेलेस्टियल वेनरेबल का जूठा किसी भी आम चीज को अमृत में बदल देता है? वो चुपचाप एक और घूंट पीने की कोशिश करता है, पर सू उसे डांट कर रोक देती है। तुम मेरा जूठा क्यों पी रहे हो, परवर्ट? दोनों की इस छोटी सी नोक-झोंक में एक अजीब सा अपनापन था। अगले दिन की शाम आखिरकार उस बड़ी क्लास रीयूनियन का वक्त आ गया। लिन फान और सू मेट्रो से वांग युन यू के आलीशान रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सू ने भीड़ और गंदी नजरों से बचने के लिए एक बड़ी सी हैट यानी टोपी पहनी हुई थी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढक गया था। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते ही सबकी नजरें उन पर पड़ती हैं। वांग युन यू पूरे घमंड में खड़ा था और उसके बगल में खड़ी थी वांग लुलू, लिन फान की पुरानी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, जिसे लिन फान की माँ उसके लिए एक बैकअप समझती थी। अब जुनियो के साथ थी और अमीरी का गुरूर दिखा रही थी। ओ लिन फान, तुम आ ही गए। ये रेस्टोरेंट मेरे परिवार का है। चलो, पुराने दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें 5000 युआन की नौकरी देता हूँ। फ्राइड राइस बेचने से तो बेहतर ही है। सारे क्लासमेट्स लिन फान पर हंसने लगते हैं। वांग लुलू आगे आती है और नकली हमदर्दी दिखाते हुए कहती है, लिन फान, मुझे पता है तुम जेलस हो क्योंकि मैं अब जुन्यू के साथ हूँ, पर सच्चाई यही है कि जुन्यू एक अमीर घर का लड़का है और वो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे सकते। अपना करियर खराब मत करो और ये नौकरी ले लो। लिन फान अपनी पुरानी दोस्त का ये रूप देखकर ठंडा पड़ जाता है। जेलस? मैं और तुमसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी घटिया बातें बोलने की, यू ग्रीन टी बिच? तभी जुन्यू की नजर सू पर पड़ती है। और ये कौन है? हैट के पीछे क्यों छिप रही है? शक्ल अच्छी नहीं है क्या? सू, जो अब तक चुप थी, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे से अपनी हैट उतार देती है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है। उसकी बेदाग और अलौकिक खूबसूरती को देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। वांग लुलू, जो अब तक कूद रही थी, सू के आगे किसी सस्ते आलू जैसी लग रही थी। जुनियो हकलाते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि लिन फान आखिरी और सबसे बड़ा बम फोड़ देता है। तुझे लगता है तेरा ये सस्ता सा रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है? सुन ले, मेरे गांव में 20 एकड़ जमीन, कई बगीचे और मछली पालन के तालाब हैं जिनका डिमोलिशन कॉम्पनसेशन मुझे मिलने वाला है। उस अकेले पैसे से मैं तेरे जैसे 10 रेस्टोरेंट खरीद कर कचरे में फेंक सकता हूँ। ये सुनते ही पूरे कमरे में होश उड़ा देने वाली शांति छा जाती है। लिन फान अमीर होने के साथ साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ था। वांग लुलू के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसे अपनी औकात और गलती का एहसास हो गया था।
लिनफान मुस्कुराता है, सू का हाथ पकड़ता है और उस पूरी भीड़ को उनकी जली भुनी हालत में छोड़कर शान से रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है। घर पहुंचने पर सू के अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। उसने देख लिया था कि इस दुनिया में बिना आईडी कार्ड और पढ़ाई के गुजारा नहीं है। वो लिनफान से जिद करती है कि उसे यहाँ की साइंस यानी विज्ञान और मैथ्स यानी गणित सीखनी है। लिनफान उसे ऑनलाइन क्लासेस दिखाता है। देखो, अभी के लिए ये मैथ्स बहुत सिंपल है, बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल के लेवल की, वो बताता है। लेकिन सू, जो एक महान फेरी थी, इस छोटी मोटी पढ़ाई से खुश होने वालों में से नहीं थी। वो बड़ी उम्मीद से पूछती है, अगर मैं इस साइंस को पूरी तरह से सीख लूं तो क्या मैं मार्स पर जा सकती हूं या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन बना सकती हूं? लिनफान हंस पड़ता है, पर उसे मोटिवेट करने के लिए कहता है, बिल्कुल, अगर तुमने न्यूक्लियर फ्यूजन बना लिया तो आईडी कार्ड की तो चिंता ही छोड़ दो, सरकार खुद तुम्हें एक एकेडमिशियन यानी महान वैज्ञानिक बना देगी। सू हैरानी से पूछती है, ये एकेडमिशियन क्या होता है? लिनफान उसकी भाषा में समझाता है, ये समझ लो कि ये साइंस की दुनिया का आखिरी पड़ाव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रिब्यूलेशन पार करके अमर हो जाना। ये सुनते ही सू की आंखों में एक भयंकर चमक आ जाती है। उसका इरादा फौलाद जैसा मजबूत हो चुका था। तो बस यही लक्ष्य है, मैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन बनाकर रहूंगी, अपने आईडी कार्ड के लिए, साइंस के महान रास्ते के लिए। उसकी ये मासूम पर जिद्दी बातें सुनकर लिनफान बस मुस्कुराता रह जाता है। उस रात जब लिनफान गहरी नींद में था, सू का इनर डीमन फिर से जाग उठा। लेकिन इस बार उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था, बल्कि लिनफान के डाव हार्ट को पूरी तरह से तोड़ देने का था। अंधेरे में इनर डीमन लिनफान के बिस्तर पर चढ़ जाती है और उसके कान के पास आकर मदक आवाज में फुसफुसाती है, तुम वैसे तो बड़े डीमन लॉर्ड बनते हो, पर आज तक तुमने इस फेरी को छुआ तक नहीं। क्या तुम्हारे अंदर कोई बीमारी यानी हिडन एलिमेंट है? लिनफान की नींद खुल जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि सू का जिस्म उसके बेहद करीब था। मैं है हुआन सेक्ट की डुअल कल्टीवेशन टेक्निक जानती हूँ, आओ मुझे गलत साबित करके दिखाओ। इनर डीमन उसे पूरी तरह से लुभाने यानी सड्यूस करने की कोशिश करती है। कोई भी आम मर्द इस खूबसूरत जाल में फंस जाता, पर लिनफान की विल पावर चट्टानों जैसी थी। वो अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से उसे घूरता है, औरत, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम आग के साथ खेल रही हो। वो उसे कसकर पकड़ता है और अपने बिस्तर से दूर कर देता है। एक बार फिर से डीमन लॉर्ड ने अपना संयम नहीं खोया। उसी रात जब सब शांत था, अचानक सू के कमरे से एक दर्द भरी चीख निकलती है। आह, ये क्या हो रहा है? लिनफान घबरा कर भागते हुए आता है। सू अपने पेट को पकड़े दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसके कपड़ों पर खून देखकर वो भी डर जाती है। ये दर्द और ये खून, मैंने तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्रिम्सन ड्रैगन का अंत कर दिया था, यानी अपनी जादुई ताकत से अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमेशा के लिए रोक दिया था। तो सारी ताकत खोने के बाद ये वापस कैसे आ गया? सू रोते हुए कहती है। उस महान सेलेस्टियल वेनरेबल को अचानक याद आता है कि अब वो कोई परी नहीं, बल्कि एक आम औरत बन चुकी है, जिसे इंसानी तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। लिनफान तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो आधी रात को भागकर नीचे दुकान पर जाता है और उसके लिए सैनिटरी पैड्स लेकर आता है। जब वो उसे ये मॉर्टल मेडिसिन यानी आम इंसानों की दवा देता है, तो सू पहले घबराती है कि उसे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। लिनफान भले ये थोड़ा ऑकवर्ड था, पर बड़ी नरमी से उसे समझाता है, इसमें पीछे एक एडहेसिव यानी चिपकने वाली बैकिंग होती है, जिसे तुम्हें अपने अंडरवेयर पर लगाना होता है। सू जब चेंज करके आती है तो लिनफान उसके लिए किचन में गर्मा गर्म ब्राउन शुगर वाटर यानी गुड़ का पानी बनाता है। अगले दिन वो बाजार से सामान लाकर खास तौर पर ब्लैक चिकन और पोक बोन ब्लड नरिशिंग सूप पकाता है, ताकि सू की वीकनेस दूर हो सके। सो उस खून वाले सूप को देखकर पहले थोड़ा झिझकती है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जैसी चीज से जुड़ा है, क्या इसे पीना ठीक होगा? पर जब लिनफान उसे जबरदस्ती पिलाता है तो वो उसकी परवाह और फिक्र देखकर अंदर तक पिघल जाती है। एक वक्त था जब ये डीमन लॉर्ड उसकी जान लेना चाहता था, और आज वही आधी रात को जागकर उसके दर्द का इलाज कर रहा था। जब सू का दर्द थोड़ा कम होता है तो वो जिद करती है कि लिनफान उसे बाहर घुमाने ले जाए। लिनफान उसे अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ले जाता है। विशाल बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी और पेड़ों को देखकर सू पूरी तरह से हैरान थी। तुम्हारा ये सेक्ट कितना बड़ा और अजीब है। यहाँ इस पहाड़ को दुश्मनों से बचाने के लिए कोई प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन क्यों नहीं है? और यहाँ लाइब्रेरी में कोई भी अंदर जा सकता है?
लिनफान हंसकर समझाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में सब आम इंसान है। यहाँ का साइंस किसी से छुपाया नहीं जाता, बल्कि जो भी सीखना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तभी रास्ते में उन्हें लिनफान का एक पुराना यूनिवर्सिटी टीचर मिल जाता है। टीचर लिनफान को पहचान कर रुकता है। लिनफान, तुम कब आए? तुम तो इस यूनिवर्सिटी के सबसे होनहार स्टूडेंट थे। आजकल की इस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, सिविल सर्विस या पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो? लिनफान थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। सर, मैं नाइट मार्केट में फ्राइड राइस बेचता हूँ। टीचर के चेहरे पर गहरी निराशा छा जाती है। एक इतना बड़ा जीनियस आज सड़क पर खाना बेच रहा है। वो दुख भरी सांस छोड़ते हुए वहां से चला जाता है। ये बात लिनफान के दिल पर गहरी चोट करती है। सू और लिनफान डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। सू प्यार से एक निवाला अपने चॉपस्टिक से उठाकर लिनफान को खिलाती है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, सू मुस्कुराते हुए कहती है। लिनफान मजाक में कहता है, क्या तुम मुझे फ्रेंड जोन कर रही हो? लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। कैंपस का माहौल, टीचर की निराशा और सू की साइंस पढ़ने की लगन ने लिनफान के सोए हुए ज़मीर को जगा दिया था। जिन किताबों को उसने हजारों साल पहले छोड़ दिया था, आज वो उन्हें वापस उठाने के लिए मजबूर हो गया। बस और नहीं, लिनफान अपने आप से कहता है, मैं सारी जिंदगी फ्राइड राइस नहीं बेच सकता। उसने तय कर लिया था, वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आएगा, पढ़ाई करेगा और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम और सिविल सर्विस की तैयारी करेगा। पढ़ाई का जुनून अब दोनों पर हावी हो चुका था और लिनफान ने तय कर लिया था कि वो अपनी पिछली गलतियों को सुधारेगा। रात के अंधेरे में लिनफान और सू किताबों के ढेर के बीच बैठे थे। सू की अलौकिक यानी फोटोग्राफिक मेमोरी का कमाल था कि वो एक नज़र में मैथ, पिनियन और इंग्लिश सब समझ जाती थी, पर लगातार सवाल सॉल्व करने के बाद वो थक जाती है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, सू थकावट भरी आवाज़ में कहती है। लिनफान थोड़ा नखरे उठाते हुए उसके पैरों की मालिश करने लगता है। हैवान सेट का पेट्रियार्क होने का आरोप लगाती हो, पर सेवा मुझसे ही करवाती हो, वो मुस्कुराता है। सू थोड़ा शर्मा जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, दूसरों के पैरों को ऐसे घूरने को ज़ोपी कहते हैं। तुम सच्चे थरकी हो। लिनफान हड़बड़ा जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घूर रहा। अगले दिन से लिनफान ऑफिशियली अपना फ्राइड राइस का स्टॉल बंद कर देता है। एक आम पड़ोसी जब उससे पूछता है कि स्टॉल क्यों नहीं लगाया, तो लिनफान बताता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये खबर जब उसके पिताजी तक पहुंचती है तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। मेरा बेटा आखिरकार बड़ा हो गया। अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य के लिए उसने आखिर मेहनत करने का फैसला कर ही लिया है, वो खुशी से कहते हैं। पर सू के दिमाग में अपना अलग ही कैलकुलेशन चल रहा था। अगर ये स्टॉल नहीं लगाएगा तो मैं इसका उधार कैसे चुकाऊंगी? खैर, अच्छा ही है, उधार बढ़ता रहेगा तो मुझे हमेशा अपने पास ही रखेगा, वो मन ही मन मुस्कुराती है। क्योंकि लिनफान की माँ ने उन्हें ज़मीन के मुआवजे यानी डिमोलिशन के काम से गांव बुलाया था, दोनों सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लिनफान चेंग से उस पत्थर के बने गहने कलेक्ट करता है। चेंग जल भुनकर उन्हें ताना मारता है कि उनकी इश्क की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं होती। जब दोनों एक महंगी स्पेशल कार से गांव की तरफ जा रहे थे तो सू उस कार का किराया देखकर परेशान हो जाती है। मैं और उधार में डूब रही हूँ, क्या मैं अपनी स्पेशल रिंग से कोई जादुई अस्त्र बेच दूँ? वो पूछती है। लिनफान तुरंत इनकार करता है। पागल हो गई हो, एक आवारा लड़की के पास ऐसे अस्त्र कहाँ से आएंगे? तुम्हारा बेचारी वाला परसोना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सू फख्र से बताती है कि उसने उसी कीमती जड़े पत्थर को घिसवाकर गहने बनवा लिए हैं, जिससे उसका परसोना भी बचा रहेगा और उसकी फ्यूचर सास भी खुश हो जाएगी। घबराओ मत, मैं बिल्कुल लिमिट में रहूंगी, सू कहती है। दूसरी तरफ लिनफान के गांव वाले घर में उसकी माँ पूरे घर की चमकाकर सफाई कर रही थी। पड़ोसन हुईयिंग ताना मारते हुए कहती है, लुल्लू से ब्रेकअप के बाद लिनफान को कोई ठीक लड़की थोड़ी मिली होगी, ज़रूर किसी ऐसी वैसी को उठा लाया होगा गिनती पूरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकती है और सू बाहर निकलती है, हुईयिंग और बाकी पड़ोसियों के जबड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं। सू की अलौकिक और दिव्य खूबसूरती देखकर उन्हें लगता है जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। माँ फूरी नहीं समाती और तुरंत भाग कर आती हैं। ओह शाओसू, वेलकम वेलकम, तुम थक गई होगी, आओ अंदर आओ। घर के अंदर आकर सू अपने थैले से तोहफे निकालती है। वो लिनफान की माँ यानी आंटी को वो जड़े के गहने देती है। माँ खुशी से पागल हो जाती है। हुईयिंग का पति जो महंगी रोमानी काउंटी वाइन लाया था, वो अपने तोहफे की शेकी बगार रहा था, पर सू के गहने देखकर उनका मुंह छोटा पड़ जाता है। इसके बाद सू एक बोतल वाइन की निकालती है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, पूरे घर में एक दिव्य खुशबू फैल जाती है। लिनफान की आंखें हैरत से फट जाती हैं। ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड की अमृत यानी इमॉर्टल एलिक्सिर ऑफ लॉन्जेविटी है। किसने सोचा था ये परी अर्थ पर अमृत ले आएगी?
डिनर टेबल पर लिन फैन के पिताजी उस वाइन का एक घूंट पीते हैं और उनका पूरा जिस्म झूम उठता है। ये अमृत है, मेरा पूरा पेट गर्म हो गया है और मेरी बुढ़ी हड्डियों में नई जान आ गई है, वो खुशी से चिल्लाते हैं। माँ भी पीती हैं और उसकी बेहद तारीफ करती हैं। लिन फैन अपने पिताजी को चेतावनी देता है, आप ज्यादा मत पीना, आपका जिस्म इसकी ताकत झेल नहीं पाएगा। पूरा परिवार हंसी खुशी खाना खाता है और सू को पहली बार किसी परिवार के प्यार का एहसास होता है। उसी वक्त गांव के दूसरे हिस्से में वोंग लुलु, जो अब जुनियों के गुरूर के बाद अकेली पड़ गई थी, रोता हुआ चेहरा लेकर अपनी माँ के पास आती है। लुल्लू, तू इतने सालों बाद आई है। उसकी माँ उसके महंगे कपड़े देखकर खुश होती है, पर लुल्लू की आंखों में आंसू थे। लुल्लू तुरंत पूछती है, माँ, लिन फैन के परिवार का क्या हाल है? उनकी जमीन का मुआवजा मिल गया क्या? उसकी माँ ठंडी सांस लेकर बताती है, उसके बारे में सोचना छोड़ दे, आज ही लिन फैन अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर लाया है। वो लड़की किसी परी जैसी खूबसूरत है, तेरे जैसे हजारों उसके सामने पानी भरेंगे। वोंग लुलु को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। इम्पॉसिबल, लिन फैन इतना जिद्दी था, वो किसी और के साथ कैसे हो सकता है? वो रोते हुए कहती है। आज उसे एहसास होता है कि उसने अमीरी के लालच में अपना सबसे सच्चा आशिक और करोड़ों की जमीन का मालिक हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन आधी रात को अंधेरे में एक भयानक और मादक ठंडी हंसी गूंजती है। सू का इनर डीमन आज पूरी ताकत के साथ लौट आया था। वो उठती है और लिन फैन के करीब आकर गुस्से और हवस भरी आवाज में बोलती है, डीमन लॉर्ड, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें इतनी बार लुभाने की कोशिश की, पर तुम हर बार किसी साधु की तरह बन जाते हो। सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई गुप्त बीमारी है? लिन फैन की आंखें खुलती हैं, उसकी नजरों में गुस्सा था। किसमें प्रॉब्लम है? तूने क्या कहा? इनर डीमन हंसती है और उसके और करीब आ जाती है। अगर तुम में प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे साबित करके दिखाओ। अपने इस डाव हार्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दो। ये जिस्म और मैं दोनों तुम्हारे हैं। वो खुल्लम खुल्ला चुनौती देती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हिवान सेक्ट के पास डुअल कल्टीवेशन का ऐसा तरीका है जो इंसान को मजे की हद तक ले जाकर मार देता है। आओ डीमन लॉर्ड, थोड़ा मजा करते हैं। लिन फैन का संयम अब टूटने की कगार पर था। वो आगे बढ़ता है, उसकी आवाज में एक भयानक और खौफनाक डीमन लॉर्ड वाली गूंज थी। औरत, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम आग के साथ खेल रही हो? इनर डीमन बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालती है। मैं आग के साथ ही खेलना चाहती हूँ। अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो आ मुझे जलाकर राख कर दो। दोनों के बीच की हवा किसी तूफान की तरह भारी हो चुकी थी।